अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और मैंने ये फैसला कर लिया कि मुझे ये गाना बड़ा अच्छा लगा। हमें जरा टाइम लगता होता है ना इस किस्म के एंथम्स के हवाले से, बट म्यूचुअल एंड द फीलिंग इज ग्रेट। पता है गाना इसलिए भी अच्छा लग रहा है क्योंकि जब आप अच्छा महसूस कर रहे हो उस बात से जुड़ी, उस इवेंट से जुड़ी होने वाली सब चीजें आपको भा जाती हैं, अच्छी लगती हैं। चूंकि हम सब बहुत खुश हैं। It has taken us a lot of time. It has taken us like decades in the making है ये दिन, and we are very excited because we have been talking about it, waiting for it to happen। और मतलब एक एक इसका पहलू हमने डिस्कस किया है, स्टार्टिंग विद स्टेडियम्स का बनना, टीम्स का आना, टिकट्स का फरोख्त होना, हर चीज़ पे हमने बात की। और आज वो दिन फाइनली आ गया है, दैट चैंपियंस ट्रॉफी फर्स्ट मैच, इनॉग्रेशन एंड फर्स्ट मैच टुडे इन कराची। देखिए, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी एक चैलेंज था और एक एक कदम जिम्बाब्वे की टीम के आने से लेकर उसके बाद वो वर्ल्ड 11, फिर PSL का वापस पाकिस्तान मूव होना, और PCB का ICC के इवेंट्स के लिए बिड करना, हर शख्स जिसने किरदार अदा किया है, मौजूदा चेयरमैन PCB, इससे गुज़श्ता जितने भी चेयरमैन PCB रहे हैं, हर एक की कंट्रीब्यूशन रही है। आज ये दिन हम देख रहे हैं, पूरा पाकिस्तान देख रहा है, तो सबको मुबारक हो, सबकी इसमें कंट्रीब्यूशन है, सबको हम खिराजे तहसीन पेश करेंगे। और जब ये सब कुछ हो रहा था तो एंड में भी धड़का लगा हुआ था कि क्या हो जाए, क्योंकि इससे पहले 1990, आपको पता है 90s और लेट 2000s में हमारे से कुछ इवेंट लास्ट मिनट पे ले लिए गए थे, भी गए हैं, इसलिए ऑब्वियसली वो डर तो हमेशा रहता है। और उसके बाद फिर इतना अरसा गुजर गया और लगता था ये चीज वापस आनी नहीं है, बट वन थिंग लेड टू अनदर, और फाइनली वी आर हियर कि आज वो दिन आ गया जहां इंटरनेशनल टूर्नामेंट, देखिए PSL वगैरह भी बिग डील, लेकिन वो हमारे अपने हैं, और वो भी कहां होते थे हमारे होना एक, हाँ वो भी बड़ी देर से वैसे वापस पाकिस्तान आया था, क्योंकि स्टार्ट तो आपको पता है ना दुबई से ही हुआ था, बट वी आर हियर। तो अब हम पुरानी बातें भूल जाएंगे बिकॉज अब हम पहुंच गए हैं, और हम सबके लिए ऑब्वियसली आज एक बहुत मतलब खुशी भी है, फ़ख्र है और एजाज़ की बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी के 9th एडिशन की मेज़बानी जो है वो हम कर रहे हैं, पाकिस्तान कर रहे हैं। इसके बहुत सारे पहलू हैं। हमारे होटल्स में बुकिंग नहीं मिल रही है, हमारे रेस्टोरेंट्स मतलब फुल जा रहे हैं। ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें आपकी पूरा शहर जो है ना वो एकदम से बिजी हो जाए, होटल्स पूरे बुक हो जाए, भर जाए। एक तो इकोनॉमी को भी बूस्ट होता है। हमारी हैंडीक्राफ्ट वाली दुकानें जो हैं उन्होंने अपना स्टॉक बढ़ा लिया है, बिकॉज जो लोग आएंगे, शायकीन आएंगे, टूरिस्ट आते हैं, जो भी लोग हैं, दे वांट टू सी अराउंड, दे वांट टू बाय समथिंग, दे वांट टू टेक सोवेनियर्स। हर मुल्क की जो टीमें आती हैं, और साथ साथ हम आपको दिखाते भी चले जा रहे हैं, अब तो खैर सारे ही आ चुके हैं, तो टीम्स के साथ फिर उनके मुल्कों के जो फैंस होते हैं, जो डाई हार्ड फैंस होते हैं, वो भी आते हैं, फिर वो भी ट्रैवल करते हैं। मतलब जिस मुल्क में भी हो रहा होगा इवेंट वो वहाँ जाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार पाकिस्तान है, सो एवरीबडी इज कमिंग टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में शायकीन को 29 साल बाद ये इवेंट देखने को मिला है, यानी 10,563 दिन बाद पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में अपने एजाज का दिफा करेगा। ये भी एक अच्छी बात है कि लास्ट चैंपियंस भी हम थे और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है। और लोगों को आज वो दिन भी याद है जब पाकिस्तान 2017 में भारत को इसने हराया इंग्लैंड के मैदानों में और चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की। कल हमने सारे क्लिप्स रिविजिट किया था ना हमने कल। इफ्तिताही मैच में मेजबान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आज कराची में होंगे मद्दे मुकाबिल। ये भी शायद इत्तेफाक ही होगा कि गुज़श्ता 10 रोज में दोनों टीमें तीसरी मर्तबा एक ही फॉर्मेट में एक दूसरे के सामने आ रही हैं। तो इसका फेवर असूलन तो हमें हो जाना चाहिए ना। अब तो हम चाहते हैं कि आज वुड बी टोटली डिफरेंट रिजल्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड फ्रॉम द प्रीवियस 2 टाइम्स, जो अभी पिछले 10 दिनों में खेला, जो आप जिक्र कर रहे हैं, तो आज कुछ हो जाए, कुछ डिफरेंट ही हो जाए। तो आज ये पाकिस्तान बताएं बहुत कुछ होना है। पाकिस्तान एयरफोर्स शेर दिल शो का शानदार मुजाहिरा करेगी, और तमाशाइयों के लिए भी स्टेडियम्स में इस बार बेहतर सहूलतें जो है वो फराम की जाएंगी, बिकॉज स्टेडियम्स आपने देखे हैं मतलब क्या ज़बरदस्त अपग्रेड हुए हैं। लाहौर वाला तो लगता है कि सिरे से ही नया बना है। तो इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब, और चेयरमैन PCB की सदारत में कल इजलास में आलमी इवेंट की तैयारियों का भी जायजा लिया गया, बिकॉज इट्स अ वेरी सीरियस बिजनेस ऑब्वियसली, मतलब दुनिया की नजरें हैं इस वक्त। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना था कि इवेंट को शानदार बनाकर पाकिस्तान की इज्जत बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह जी। गुड लक।
PCB, the whole team who has been, behind it, who is after it, who is taking care of the staff, the teams, everybody, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। ये जो दुआ है ना कि हम ये ऑब्वियसली एक दुनिया की नज़रें हैं हमारे ऊपर और पाकिस्तान की इज्जत बढ़ाएंगे, इसमें जो शायकीन आ रहे हैं उनका मैं कहती हूँ ऑलमोस्ट 99% उनकी कंट्रीब्यूशन होगी कि हाउ यू टेक दीज इवेंट्स, हाउ यू फिल अप द स्टेडियम्स, और एक अच्छे तरीके से जो टीमें आई हैं, क्योंकि वो मेहमान टीमें ऑब्वियसली पाकिस्तान आई हैं, आप रहें बेशक पाकिस्तान के साथ एंड वी वांट यू टू बी लाइक दैट, लेकिन इज्जत दें बाकी टीमों को भी, और अगर वो भी अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो उनके लिए जो हम करते होते हैं, हम तो हर किसी के लिए तालियां भी बजाते हैं और लिटरली अपना दिल निछावर करते हैं। आज के मैच को लेके हम ज़ाहिर है पुरुमीद तो बहुत हैं, लेकिन हम थोड़े से परेशान हैं क्योंकि हम हारते आ रहे हैं न्यूजीलैंड से। ये जरूर डालना था बीच में। ये देखें, हकाइक से तो हम नहीं नजर हटा सकते। मतलब 5 मिनट के लिए तो नजर हट ही सकती है। 5 से ज्यादा हो गए ना, मैंने कहा 7वें में जा रहे हैं हम, इसलिए जरा रियलिटी चेक, रियलिटी में। ओके, डू इट। अच्छा जी, सो लेट्स सी क्या होता है। बाबर आजम ने भी बातें की, उन्होंने कहा कि जी प्रेशर तो है लेकिन हम माजी के दिन भुलाकर अब नए सिरे से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, और ओपनिंग बाबर आजम से ना करवाई जाए, ऐसी भी बातें हो रही थीं। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा कि बाबर आजम बेहतरीन प्लेयर हैं, इनिंग का आगाज वही करेंगे। साथ ही उन्होंने हारिस रऊफ के बारे में बताया कि वो फिट हो चुके हैं। अच्छा, क्या क्या बातें हुई जरा देखें। वैसे अब हम रिजवान की बात भी सुन रहे थे, मज़ा तो तब आए, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त सीन है और ये बहुत मैचेस अभी होंगे पाकिस्तान के लिए, ऑप्शंस वगैरह, लेकिन आज का मैच जीतना बहुत ज़रूरी इसलिए भी है बिकॉज अब आपने कहा कि रियलिटी पे आई जाए तो अब पिछले तीनों मैचेस जो थे ना, तीनों मैचेस पिछले न्यूजीलैंड से हम 3 हारे हैं, मतलब कि लिटरली चैंपियंस ट्रॉफी में आपको पता ही है कि अब आज जीत जाए तो यू आर वेरी राइट, हम मोरल तो होगा, हमारा सफ़र आगे के लिए बहुत आसान हो जाएगा। मतलब आगे हमारा सेमीफाइनल तक रसाई बहुत आसान हो जाएगी। मतलब सारे एस्पेक्ट्स देख लेना भाई, हमें जीतना है बस, मतलब वो एक जिद डाल ली है ना कि वो हमें जीतना है, क्योंकि बस अभी बहुत हो गई है ना आज हम, मतलब वी वांट दिस टू बी लिटरली अ कंप्लीट day for us, that we are very happy, of course. We are starting this day on a very happy note, and we want to end, we would eventually in any case you would want to end this day at a very happy note, but yes, exactly. उस पे सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर हम जीत भी जाएं तो। हाँ, जीतेंगे तो हैप्पी नोट ही होगा, उसके बाद आपको पता है थोड़ी देर में वो खुशियाँ इधर उधर हो जाती हैं। सिकंदर बख्त हमारे साथ हैं, राशिद अतीक भाई भी हमारे साथ हैं। तो पहले तो आप दोनों से एक मुबारकबाद भी हो जाए, बिकॉज यू नो वी हैव बीन वेटिंग फॉर दिस डे, और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ कंप्लीट है, कोई चीज़ अधूरी नहीं रही, और हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इस दिन को स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स वी हैव अ मैच, सारी तैयारियों में हम भूल जाते हैं कि मतलब ये जो इवेंट है इसका इख्तिताम तो मैच के साथ ही होना है। तो मैंने और अब्दुल्ला ने तो राशिद भाई जिद डाली हुई है कि आज हमें जीतना बहुत ज़रूरी है, आज हम कोई डिसअपॉइंटिंग और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि आज हम जीत जाएंगे। राशिद भाई क्या लग रहा है आपको? पहले तो सबसे पहले सबको मुबारक हो, पाकिस्तान में अराउंड 29 इयर्स के बाद एक बिग इवेंट होने जा रहा है आईसीसी का, कि हम दुनिया को बता सकें कि हम भी बहुत अच्छे होस्ट हैं, और इसमें कोई दो आ रहा है नहीं। पाकिस्तान हमेशा से एक अच्छा होस्ट रहा है, बड़ी मेहनत रही, जैसे आप लोगों ने इंट्रो में बताया कि बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही, और क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन आए उनकी इन्वॉल्वमेंट रही, और आज इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि आज इसका अफ्ताह होने जा रहा है, कराची से होगा। ये एक मैसेज है अक्रॉस द कंट्री एंड वर्ल्ड में कि पाकिस्तान भी बिग इवेंट को होस्ट कर सकता है। एक प्रेशर है, एडिड प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर है, क्रिकेट बोर्ड के ऊपर नहीं, ये पाकिस्तान की बात हो रही है। उसके बाद दूसरा है कि होम पे खेलना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, जितना हमारा तजर्बा है कि जब वो आप होम पे खेलते हैं, इतने प्रेशर में खेलते हैं, तो उसका मजा भी अलग है, लेकिन प्रेशर घर वालों का, दोस्तों यारों का और पूरे पाकिस्तान का टीम के ऊपर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन उसका एडवांटेज भी तो होता है, मतलब बड़ी टीमें हमने देखी हैं जो अपने होम ग्राउंड पे खेल रही होती है, उनको तो एडवांटेज हो जाता है, तो हमें भी पाकिस्तान वो टीम है जो बाहर जाके ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है, चाहे वो आपने देखा होगा इंग्लैंड में देखा होगा आपने, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी देखा होगा। हम लोग बिग इवेंट जीते हैं, 2 दफा जीते हैं इंग्लैंड में, 1 दफा ऑस्ट्रेलिया में जीते हैं। तो पाकिस्तान में थोड़ा सा हमें डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि दूसरी टीम
के लिए बहुत अच्छा। देखिए न्यूजीलैंड की टीम आपने देखी होगी, बहुत आराम से उन्होंने जिस तरह से वो क्रिकेट खेलते हैं, और उम्मीद है मुझे कि पाकिस्तान देखिए 3 मैच हारने के बाद जीत सकता है। आईसीसी के इवेंट में हमेशा से हमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अच्छा खेलता है, और लेकिन हम लेट्स बी ऑनेस्ट, हम अनप्रेडिक्टेबल भी हैं। सरफराज की बात, जब इस टूर्नामेंट की ओपनिंग या कर्टन रेजर या ओपनिंग सेरेमनी थी हुजूरी बाग में, तो उन्होंने कहा कि जब मैं गया था अपनी वाली 2017 की बात कर रहे थे, तो हमसे पूछा गया और हमने कहा वी हैव नथिंग टू लूज, हम पहले ही 8वें नंबर की टीम है, व्हाट डू वी हैव टू लूज, एंड देन वी वन द चैंपियंस ट्रॉफी। सो हम अनप्रेडिक्टेबल तो हैं। अब्दुल्ला भाई उसकी सिलेक्शन अगर देखें ना, आज उनको आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो सारे नाम आपको याद होंगे। सिलेक्शन अच्छी सिलेक्शन हुई थी, यंग प्लेयर थे, शादाब बहुत यंग थे, फहीम अशरफ पहली दफा शायद जा रहे थे, बहुत सारे प्लेयर उसमें सीनियर प्लेयर भी थे, जूनियर प्लेयर भी थे। तो फखर जमान पहली दफा खेले, फखर जमान ने मिथ तोड़ी थी आपकी ओपनिंग की, के आराम से जो खेला जाता था। उसके बाद हफीज थे, उसके बाद आपके अजहर अली थे, फाइनल में देखें सब ने अपने गेम को चेंज किया था, वहां पे पाकिस्तान ने अपने स्टाइल को चेंज किया था, वो सिर्फ फखर जमान के आने के बाद। तो आज भी फखर हमारे पास मौजूद है और उम्मीद है कि वो अच्छा खेलेंगे। पाकिस्तान टीम ठीक है खराब खेली ये लास्ट 3 मैचेस, हम पीछे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका अच्छा खेलते हुए आए, लेकिन इंडिविजुअल के एक्ट को बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। सिकंदर, व्हाट आर योर थॉट्स? आपको भी बहुत मुबारक हो, आप भी हमारे सफर में पूरे पाकिस्तान के साथ रहे हैं क्रिकेट पे तजवीज़ तबसरों। फाइनली वी आर सीइंग दैट डे दैट अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर 29 years an ICC event is happening in this country. अच्छा सिकंदर, एक चीज़ इसमें हम ऐड कर दें, अभी हम बात कर रहे हैं ना कि हम हमेशा ही मतलब काफ़ी बार हम बॉटम पे रहे हैं और एकदम से जैसे 2017 की बात हो रही है और फिर हम जीत गए। अभी भी हमारा कुछ स्टेटस वही है। आपको उम्मीद है कि हम वी कैन रियली गेट आउट ऑफ इट, मतलब दिस इज अ गेम ऑफ चांस और हम ऊपर आ जाएंगे? सबसे पहले जैसे राशिद ने बोला, सबको बहुत बहुत मुबारक हो, खासतौर पे नकवी साहब को। मैं मोहसिन नकवी साहब, लोग कहेंगे कि जी पता नहीं आप क्यों उनकी तारीफ है, मगर वो डिजर्व करते हैं। उन्होंने जिस तरह मेहनत से जो हमारे पड़ोसी मुल्क कोशिश कर रहा था कि हम यहाँ से इसको निकालें और किसी तरह ना हो पाकिस्तान में, वो बहुत कामयाब हुए, बहुत बहुत उनको मुबारक हो। 2 चीज़ें, मैं अभी फेसबुक देख रहा था, आज से 5 साल पहले, पूरे 5 साल पहले PSL पाकिस्तान में आया था, तो मैंने आप लोगों के साथ ही प्रोग्राम किया था और वो मैंने अभी अपलोड कर दिया दोबारा फेसबुक पे, उसको रीपोस्ट किया है। उसमें मैं और आप, हम तीनों थे उस वक्त, और यही जियो पाकिस्तान में, और यही बात हो रही थी कि जी 5 साल पहले हम ये कहते हैं कि जी PSL पहली दफ़ा पाकिस्तान आ रहा है, हमें सब ने मिलकर खेलना है, और इस किस्म की हमने बात की थी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। दूसरी चीज़, आपने क्राउड की सपोर्ट की बात की। देखिए कराची का क्राउड वो है कि अगर आपको याद हो इंडिया यहाँ जीता था तो उन्होंने खड़े होकर पूरी इंडियन टीम को लिए क्लैप किया था। आज तक मुझे याद है, वो टेस्ट मैच था और इंडिया के जीतने पर पाकिस्तानी क्राउड खड़ा होकर क्लैप करता था। ये हमारा क्राउड है, इसका जो है हमेशा हमें तारीफ करनी चाहिए। जो प्रेशर की आप बात कर रहे हो, प्रेशर मैं कहूँगा क्राउड के ऊपर है, दे हैव टू बिहेव। पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है, तो मैं हर एक शख्स से कि भी इसको आपने कामयाब बनाना है। और दूसरी चीज़ ये है कि जितनी पुलिस, रेंजर्स, मैं देख रहा था वो लोगों से मेरी मुलाकात हुई रेंजर्स से सड़क के ऊपर, वो कह रहे थे सर बहुत प्रेशर है। मैंने उनसे पूछा, कहने लगे जिस तरह वो कहते थे डेटा बहुत है, वो कह रहे थे जी प्रेशर बहुत है, और बेचारे दे वर वर्किंग वेरी हार्ड। और कोऑपरेट करें, आवाम से हम क्या चाहेंगे कि पुलिस वाले अगर आपको गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि यहाँ से आप नहीं जा सकते, यहाँ से आप जा सकते हैं, तो कोऑपरेट करें। कि यहाँ हम बता दें फॉर पीपल हु आर वाचिंग कि पूरा एक रूट प्लान है, ट्रैफिक प्लान है, प्लीज उसको फॉलो करें। इट इज एवरीवेयर, टीवी पे भी दिखाया जा रहा है, ऑनलाइन भी है, तो उसको आप जरूर फॉलो करें। इन केस आप मैच देखने नहीं जा रहे लेकिन आपने उन्हीं रास्तों से गुजरना है, तो फ्रस्ट्रेशन कम होगी और जरा अकोमोडेशन ज्यादा होगी, तो प्लीज फॉलो दैट एज वेल। अच्छा, आज के मैच की हर प्रोग्राम में, हाँ सिकंदर आप ही से कंटिन्यू करेंगे, फिर राशिद भाई से सेम सवाल करेंगे। जी सिकू, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैंने कहा हर प्रोग्राम में इसी की बात करूंगा, ये पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है और हमें उम्मीद है कि हम सब बहुत अच्छा करेंगे। अच्छा, अब हम जरा मैच पे आते हैं और टूर्नामेंट पे आते हैं। सिकंदर, हमें क्या कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए? एक ज़ाहिर टूर्नामेंट जीतने के लिए एक मजबूत बॉलिंग बहुत अहम किरदार अदा करती रही है पाकिस्तान के लिए, इन एडिशन टू अच्छी बैटिंग। आपको लगता है कि हमारी बॉलिंग इस वक्त जिस कंडीशन में है, वी आर इन अ गुड स्पेस?
नहीं देखिए बिल्कुल भी नहीं है, आई एम वेरी शेकी, इसलिए कि इस लिहाज से मैं कहूंगा कि मैं शेकी हूँ कि जी इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर स्पिनर्स 2 चाहिए होते हैं, हमने 1 रखा हुआ है। हमारे पास 2 जो है पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं। फास्ट बॉलर्स के अंदर हमारे पास नसीम शाह और वो तो खेल रहे हैं, शाहीन। हसनैन पे आपको ट्रस्ट नहीं था, उन्होंने जिस तरह उनसे बॉल करवाई, हमने पिछले प्रोग्राम में इसका जिक्र किया। अब रह गया हारिस, अगर वो फिट हो जाता वो आ जाता है, उसके अलावा कोई चॉइस नहीं है हमारे पास। बैटिंग के अंदर सिर्फ कामरान और गुलाम बाहर बैठे हुए हैं। एक आपने एक ऐसे शख्स को रखा हुआ उस्मान खान को, जो पाकिस्तान में ना खेलता है, उसके कोई वनडे मैचेस नहीं है, उसको आपने रखा हुआ है और आपके पास कोई चॉइसेस ही नहीं है। अब रह गया ये कि अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो पाकिस्तान ने अब इस पूरे ट्राई सीरीज में 2 100 किए हैं और 2 50 किए हैं। न्यूजीलैंड ने 2 100 किए हैं और 5 50 किए हैं। तो उनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो ज्यादा बेहतर चल रही है, वो एहतियात से खेल रहे हैं। जब बॉलिंग एवरेजेस का सवाल है, इकोनॉमी रेट का, सारे फास्ट बॉलर्स जो हैं उन्होंने 6 के एवरेज, 6.5 की एवरेज से बॉलिंग की। स्पिनर्स में सेंटनर और उनका जो ब्रेसवेल है उसने 4.23 और 4.45 इस तरह की एवरेज से इकोनॉमी रेट से बॉलिंग की, विच इज अमेजिंग। यही चीज मैं बात कर रहा हूं कि हमें एक रेगुलर स्पिनर होना चाहिए था। तो थोड़ा सा मैं शेकी हूं, और मगर जैसे आपने कहा कि पिछली दफा भी यही हुआ था कि टीम बॉटम में थी, एकदम से ऊपर हिट कर गई, तो इस दफा भी देखते हैं, अल्लाह खैर करे, और इसलिए क्राउड हमारा अपना होगा इंशाल्लाह भाई। आज सारी अच्छी बातें होंगी। राशिद भाई ये बताएं कि ओपनिंग पेयर की बात हो रही है, ऐसा भी कुछ हो सकता है कि उस्मान को चांस दिया जाए ओपनिंग का, क्योंकि डोमेस्टिक में जितनी भी उन्होंने सेंचुरियां बनाई हैं मतलब वो ओपनिंग में ही बनाई हैं, और मे बी बाबर कुड बी ऑन थर्ड पे चले जाएं, वो कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो सकती है? अरेंजमेंट हो नहीं सकती क्योंकि कल रिजवान ने कह दिया है, क्लियर कर दिया है रिजवान ने कि ओपन यही करेंगे, हम राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन करते हैं। ये मंतक भी ठीक नहीं है। दुनिया के ग्रेट जो ओपनिंग पार्टनर आए वो राइट हैंडर थे, गॉर्डन ग्रीनिच एंड डेस्मंड हैंड। फिर हम ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं कि मैथ्यू हेडन एंड गिलक्रिस्ट दोनों लेफ्ट हैंडर थे। राइट लेफ्ट का ये जो चीजें पुरानी हो गई। अगर तेंदुलकर को देखते हैं, उसके साथ जो ओपनर थे वो भी राइट हैंड और कभी कभार गंगोली किया करते थे। अभी भी रोहित शर्मा करते हैं जी। आमिर सुहेल और सईद अनवर की भी मिसाल हमने का याद करा दें हम। अब दोनों साथ थे, और अगर फाहिम अय्यूब होते तो वो फखर जमान के साथ करते। तो बाबर आजम कंफर्ट जो होते हैं ना, देखिए आउट ऑफ फॉर्म हमने नंबर चेंज किया। उसपे टेस्ट में 4 खेलते थे, 3 नंबर आउट ऑफ फॉर्म। अभी भी बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है। रन 20-25 उनके रुतबे के लिहाज से रन कम है, इसीलिए क्रिटिसाइज होता है उनको। तो उनकी जो फॉर्म थी उसके लिहाज से उनको 3 नंबर पे ही रखते हैं कि वो 19 सेंचुरी और 550 तकरीबन 5000 रन उनके इसी नंबर पे है। खैर आई लाइक द टर्म रुतबे के लिहाज से उनके नंबर कम है। रुतबा बड़ा भारी भरकम हो गया, भी प्रेशर होता है, रुतबे का अलग प्रेशर है, और वो खुद भी कहते हैं कि प्लीज मुझे किंग कहना छोड़ दे। अच्छा फाइनल थॉट सिकंदर, अब बस फाइनल थॉट 30 सेकंड्स। टॉस जीतकर हमें क्या करना चाहिए आज, अगर हम टॉस जीतते हैं? जी राशिद भाई, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? मैं दूसरी बैटिंग करूंगा। आप दूसरी बैटिंग करेंगे? सही। सिकंदर ने क्या कहा है? सिकंदर वैसे आपने क्या कहा था अभी, दोबारा बता। चेस करेंगे। और राशिद भाई ड्यू फैक्टर की वजह से आप कह रहे हैं कि बैटिंग सेकंड? जी ड्यू फैक्टर भी है, और इनके जो मेन जो बॉलर्स जो थे वो टीम में नहीं आउट करने वाले। नो डाउट अभी भी अच्छे हैं इनके पास। हमें जो मिडिल ओवर में प्रॉब्लम आ रही है बैटिंग में वो ये कि हम डॉट बॉल बहुत खेल रहे हैं। हमें डर को निकालना होगा, खौफ जो हम आराम से खेल रहे हैं ना। अगर हमारी बड़ी पार्टनरशिप जा रही है 80-90 की, अगर 4.4 की हम स्ट्राइक रेट से जा रहे हैं तो वो मुनासिब नहीं है इस टीम के लिए। आपको निकलना पड़ेगा, अपने फॉल्ट से निकल के आउट ऑफ द बॉक्स खेलना पड़ेगा। खौफ के बहुत तोड़ने पड़ेंगे, जीत की तरफ गामजन होना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका राशिद भाई, बहुत शुक्रिया सिकंदर, थैंक यू विद अस। बहुत ही दुआएं हैं, और वही बात उन्होंने भी वही कर दी कि स्पेक्टेटर्स जो शायकीन देखने जाएंगे ना उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। अच्छा मैं जल्दी से चाह रहा हूँ कि कराची वालों को बता दूँ, ट्रैफिक प्लान टाइम है हमारे पास, मैं बताना चाह रहा हूँ ये बड़ा ज़रूरी है भाई। मैच के दौरान सर शाह सुलेमान रोड ट्रैफिक के लिए खुला रहेगा, आप ये नोट करते जाएं। कराची वाले शायकीन क्रिकेट के लिए पार्किंग का खुसूसी प्लान भी मुरतब है। स्टेडियम आने वाले शायकीन नेशनल कोचिंग सेंटर और चाइना ग्राउंड में गाड़ियां पार्क करेंगे। अच्छा कारसाज से आने वाले फ्लाईओवर जो है उसके नीचे से कोचिंग सेंटर और चाइना ग्राउंड पहुंचेंगे, तो ये भी आपको रूट पता चल जाए कि कहाँ से जाना है।
हैवी ट्रैफिक सोराब गोड से नीपा लियाकताबाद नंबर 10 से हसन स्क्वायर जा सकेगी। और साथ ही आपको बता दें कि पीपी चौरंगी से आने वाली हैवी ट्रैफिक यूनिवर्सिटी रोड जा सकेगी। कारसाज से स्टेडियम मिलेनियम ता न्यू टाउन स्टेडियम सिग्नल ता हसन स्क्वायर हैवी ट्रैफिक के लिए बंद होगा। और ये भी कहा गया है कि शायकीन अपनी गाड़ियां मोटरसाइकिलें सड़कों पर खड़ी नहीं कर सकेंगे। करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा। और शायकीन क्रिकेट गाड़ियां जो है तो उस मकाम जो आपके लिए बनाए होंगे, जो डायरेक्शंस दी हुई हैं, वहाँ सिर्फ गाड़ी वहाँ पार्क करें। वो पार्किंग एरियाज हैं, स्पॉट्स बनाए हुए हैं और बहुत ज़्यादा गाड़ियों के लिए हैं। सो यू विल बी ओके। तमाम मुल्कों की आइकॉनिक जो जगह हैं उनके सामने एनिमेशन एंड देन द रियल शॉट। रिजवान अच्छे बनाए हैं, पता चल रहा था कि रिजवान पाकिस्तान मॉन्यूमेंट के सामने खड़े थे शकरपड़िया पे जो है, और खूबसूरत जगह है, बड़ी खूबसूरत जगह है। बाय द वे इफ यू हैवंट बीन देयर यू शुड। ये देखें ना, बे ऑफ बंगाल से बांग्लादेश के कप्तान निकल रहे हैं सिडनी हार्बर ब्रिज के सामने से। फिर ये देखिए पीछे नजर आया। हाँ, सिडनी हार्बर ब्रिज नजर आ रहा था। मैंने दोबारा से अपने आप को देखना है, अपने आप को मतलब अपने आप से रिजवान को, मतलब कि हम पाकिस्तान हम सारे एक हैं इस वक्त, हम सारे ओके। और बातें करेंगे, अल्लाह करे एक ऐसे ही चलता रहे। आए रोज़ आप ये खबरें सुन रहे होंगे, जैसे कि आज ही कराची एयरपोर्ट से 28 मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया है। ये खबरें अब बहुत ज़्यादा आपके देखने सुनने में आ रही हैं, और ख़ास तौर पर कश्ती हादसात पै दर पै जो रिपोर्ट हो रहे हैं, मतलब डंकी लगा के लोग बरसा बरस से जाते हैं। 1960, 80, 70 की दिहाई से सिलसिला बाहर चल जाने रहा है। वाले ऑफलोड भी हो रहे हैं जाने से पहले, और फिर बाहर से वापस भी आ रहे हैं डिपोर्ट होके। तो ये सब कुछ जो है वो साथ साथ चल रहा है। और पाकिस्तान ऑब्वियसली उन चंद मुल्कों में शामिल है जिसे दहाइयों से इंसानी स्मगलिंग के शदीद मसले का सामना है। लेकिन हालिया बरसों में गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है। ऑलमोस्ट एवरी डे ये हमारा एक टॉपिक होता है, हम बात करेंगे कि हालिया दिनों में क्या ये इजाफा हुआ हमेशा से था, या हमेशा से था। और अब चूंकि हादसात बहुत हो रहे हैं और दीगर मुल्कों ने अपना निज़ाम बहुत सख्त कर लिया है, टाइट कर लिया है, तो ये पकड़े जा रहे हैं। और ये नहीं, दे आर नॉट मेकिंग इट टू द अदर कंट्री। ये भी एक अहम सवाल है। बदकिस्मती से माजी में FIA भी इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मौसर कार्रवाई नहीं कर सका। हालिया चंद माह में यूरोपीय साहिलों पर कश्ती हादसात में सैकड़ों पाकिस्तानी जाने गंवा चुके हैं। अब खलीजी मुल्कों समेत दीगर मुल्कों से धड़ाधड़ पाकिस्तानी डिपोर्ट हो रहे हैं। कुछ हमें भी अपनी हरकतों सकनात पर गौर करने की ज़रूरत है। भी आपके साथ शेयर करने हैं। जैसे कि आपको बताएं कि 2024 में मुख्तलिफ मुल्कों से 17,094 पाकिस्तानी बेदखल किए गए। ह्यूज नंबर बाय द वे। रवा साल, अभी तो ये साल शुरू हुआ है, 15 फरवरी तक 1.5 माह के दौरान 2,833 पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ ममालिक से डिपोर्ट किया जा चुका है। वी आर इन द सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर एंड ऑलरेडी हजारों 139 भिखारी भी शामिल हैं। मतलब हमारे से हाईएस्ट लेवल पे सऊदी अरेबिया और UAE भिखारियों वाला मामला रेस कर चुका है। हमारी वीज़ा मुश्किलात जो हमें UAE, मतलब लिटरली हम एक दिन प्लान करते थे और अगले दिन वीज़ा हाथ में आ जाता था। ऐसा होता था। जो कॉर्पोरेट हैं, जो बिजनेसेस हैं, जो CEOs हैं, बड़ी सहूलत थी। अब उनको भी हफ्तों इंतज़ार करना पड़ता है क्योंकि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। फिर बहुत से और भी इश्यूज हैं। अब तो लीगल डॉक्यूमेंटेशन के बावजूद बहुत इंतजार करना पड़ता है, विच इज वेरी अनफेयर। लेकिन अब आपको बता ही दिया और लीगल डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत बढ़ गई है। नुमान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर FIA कराची सर्कल। बहुत शुक्रिया नुमान साहब। ज़ाहिर है कराची एयरपोर्ट पे भी हम आए रोज़ ये खबरें सुन रहे हैं कि इतने मुसाफिरों को आज ही कितनों को ऑफलोड कर दिया गया। ये क्या अब खबरें ज़्यादा रिपोर्ट हो रही हैं या ये ऑफलोडिंग पहले भी होती थी? क्या आप लोगों ने कुछ ऐसे मेजर्स लिए हैं कि आपकी चेकिंग स्ट्रिक्ट है, आपकी इमिग्रेशन और ज़्यादा विजिलेंट है, तो ये ऑफलोडिंग ज़्यादा हो रही है? थैंक यू अब्दुल्ला हुमा, आपने इनवाइट किया मुझे और इस टॉपिक के ऊपर कुछ पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से भी और FIA के हवाले से मैं बताऊं। एक्चुअली जहाँ तक आप ये कह रहे हैं ऑफलोडिंग की जो बात है ऑफलोडिंग एक्चुअली हमारा जो हेडक्वार्टर है वो उधर एक रिस्क एनालिसिस यूनिट बना हुआ है और उसकी रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं जिसमें प्रोफाइलिंग की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ तक बेगर्स की बात है, आपने जैसे अभी अर्ज़ किया, तो बेगर्स में अगर आप देखें, मैंने आपसे फिगर्स शेयर किए तो 2022 में नो बेगर वाज ऑफलोडेड। बट जैसे ही मीडिया में और दूसरे चैनल से ये बात आई कि बेगर्स वहाँ पे जा रहे हैं तो उनकी प्रोफाइलिंग और रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ ने भी, UAE ने बाकायदा इशू उठाया था। जी हाँ, उन्होंने कुछ डिस्ट्रिक्ट भी आइडेंटिफाई किए पाकिस्तान के। तो उसके बाद हमारे हेडक्वार्टर FIA हेडक्वार्टर ने उसकी प्रोफाइलिंग की और
उसके बाद आप ख़ुद इस चीज़ को देखेंगे कि वहाँ पे ये 2 pronged पॉलिसी है। एक तो जो बैगर्स जा रहे हैं उनके लिए, और जो बैगर्स ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद हैं। आप ये देखेंगे कि डिपोर्टेशन ऑफ बैगर्स, उनकी तादाद बहुत बड़ी है, और जैसे ही वो डिपोर्ट होकर पाकिस्तान आते हैं तो हम उनको PCL में प्लेस कर देते हैं, जिसको हम ECL कहते हैं। ये PCL में करते हैं, स्टॉप लिस्ट हैं, वो फिर नहीं जा सकते बाहर। इसी तरह जैसे बैगर्स हैं जिनको ऑफलोड किया जाता है, और प्रोफाइलिंग की बेस पे किया जाता है। नॉर्मली लोग वैसे सऊदी अरेबिया उम्रे वगैरह के लिए जाते हैं, वो 15-20 दिन का होता है। जब उनकी पता चलता है कि ये पहले भी 2-3-4 दफ़ा जा चुके हैं और 3-4 महीने वहाँ पे ओवर स्टे भी किया है इन्होंने, और उनकी कोई होटल बुकिंग नहीं है, कोई इनके पास शो मनी नहीं है, और इनका जो बैकग्राउंड भी है वो इस तरह का नहीं है, और इसमें बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो शामिल हैं। तो उस रिस्क एनालिसिस यूनिट की रिपोर्ट के ऊपर उनकी प्रोफाइलिंग की जाती है, और इस पर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। ये रिस्क एनालिसिस यूनिट रीसेंट कोई डेवलपमेंट है? क्योंकि ऑब्वियसली पहले भी तो ये होता ही था। जी हाँ, भी रीसेंट है। ये रीसेंट है बिकॉज ऑफ व्हाट ऑल इज हैपनिंग। अच्छा, इस सारे सिलसिले में जो लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ, खासतौर पे समझे कोई काम के लिए कोई वर्क परमिट है या स्टूडेंट्स भी हैं, उनको भी जाने से रोक दिया जाता है कभी कभार, मतलब उसको ऑफलोड किया जाता है उनको, तो वो किस कानून के तहत होता है? देखें जी, जो वर्क परमिट पे जा रहे हैं, वर्क वीज़ा पे जा रहे हैं, उनको ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट एक प्रोटेक्टर इशू करती है। विदाउट प्रोटेक्टर वो एक स्टैंपिंग होती है, उसको डॉक्यूमेंट है जी, उसके ऊपर पासपोर्ट पे स्टैंपिंग होती है, और वो स्कैन होता है, और जिसके भी पासपोर्ट पे वो प्रोटेक्टर है तो उसको कभी नहीं रोका जा सकता। और जो शख्स विदाउट प्रोटेक्टर वर्क वीज़ा पे जा रहा है उसको 100% रोका जाएगा। तो सर, ये लीगल रिक्वायरमेंट है कि आपको वो प्रोटेक्टर चाहिए? वेरी गुड थे, आपने कह दिया, ताकि ऑब्वियसली हमारे जो ऑडियंस वैसे तो पता ही है ज़्यादातर लोगों को, लेकिन इन केस ये इंसिडेंट अभी भी होते हैं। अगर आप पहली दफ़ा जा रहे हैं वर्क परमिट के ऊपर, आप स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर हैं, आपकी कोई जॉब है, प्रोटेक्टर लगवा के ही आप ट्रैवल। ये बड़ा जरूरी है, इसलिए गौर से सुनिएगा। स्टूडेंट्स का क्या रिक्वायरमेंट है? उनके भी कुछ ऑफलोडिंग के इंसिडेंट्स हुए? प्रोटेक्टर को थोड़ा सा और डिस्कस करें। बहुत इजी प्रोसेस है ये, कि क्या कहते हैं, आपको कोई वेट नहीं करना पड़ता, बहुत इजीली वहाँ पे आपको प्रोटेक्टर, और ये एक दिन में ही ये काम हो जाए। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट ये यहीं पे कराची में मौजूद है, हर शहर में। अच्छा, तो उसके अंदर है। एज़ फार एज स्टूडेंट वीज़ाज आर कंसर्न, आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे जेन्युइन स्टूडेंट्स जा रहे हैं, ठीक है, और उधर उनको कभी भी नहीं रोका जाता। अभी लास्ट मंथ एक वाक़या हुआ था जो आपने मीडिया पे हाईलाइट हुआ, कि 12 बच्चे और एजुकेटेड थे, कोई BBA था, कोई डेंटिस्ट थी, तो वो लोग जा रहे थे, और वो इसी पर्पस के लिए उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया, US वीज़ा। तो उस वीज़ा में ही उनको पता चल गया कि नीदर देवर द स्टूडेंट ऑफ दैट यूनिवर्सिटी एंड नॉर दे वर इन्वाइटेड बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। सो दिस इज़ अ फोर्जरी, चीटिंग। So they were booked. These were educated. Yes. बच्चे जिनकी चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डेंटिस्ट, जिस तरह ये कह रहे हैं, LLB किया हुआ था, LLM किया हुआ था, और दे बिलोंग टू वेरी गुड फैमिलीज। तो ये जो एजेंट्स हैं, जिनको ह्यूमन स्मगलर्स कहते हैं, ये बच्चों को इसी तरह बेवकूफ़ बना के और इनको फंसा देते हैं। अभी भी क्या कहते हैं, हमारे पास ऐसी क्या कहते हैं कंप्लेंट्स हैं जिसमें कि अप्लाई किया हुआ है, और एम्बेसीज़ हमें कांटेक्ट करती हैं, और हमारी बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन है। तो अब एवरीथिंग इज़ ऑन नेट और इंटीग्रेटेड है। तो अगर उसने किसी एम्बेसी को आप अप्लाई कर रहे हैं किसी ख़ास पर्पस के लिए, तो उसने उसको फ़ौरन चेक कर लेना है। अच्छा सर, एक और चीज़, ये कश्तियों पे जो हमारी पाकिस्तानियों की हलाकतें हो रही हैं, और ह्यूज नंबर्स, कोई ऐसी छोटे मोटे 2-3 की बात नहीं हो रही, दर्जनों हर बार कोई आती है न्यूज़, ज़्यादातर पाकिस्तानी उसमें होते हैं। ये अभी इतना रिसेंटली क्यों मामला उठा है? मतलब पहले भी होता होगा, आई एम श्योर। तो अब चूंकि हलाकतें इस तादाद में हो रही हैं, तो हम ज़रा चौकन्ने हो गए हैं कि ये रोकना चाहिए, या फिर हो तो बहुत अरसे से रहा था? बिल्कुल हो रहा था। मीडिया बहुत वाइब्रेंट हो गया है, फिर सोशल मीडिया है, इस वजह से मैंने आपको लिस्ट शेयर की है। जी, सिंस 2000
तो ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें कि कंटेनर्स के कंटेनर डूब गए और उसमें पाकिस्तान 2009-8 तब से वाक़यात रिपोर्टेड है। तो उसके अंदर क्या कहते हैं, ये मेडिटेरेनियन क्रॉस करते हैं फ्रॉम दीज नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़, लिबिया, नाइजीरिया एंड दिस सेनेगल। तो उस उधर से इनको ह्यूमन स्मगलर्स इन बोट्स के अंदर इनको सवार करके उधर सदर्न पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन भेजते हैं, मोस्टली इटली एंड स्पेन। और ये जा कहाँ से रहे हैं? ये सऊदी अरेबिया से जा रहे हैं, यूएई से जा रहे हैं? आप लोगों कुछ तक कहीं से पाकिस्तान से निकलना तो उनका लीगल होता है। हाँ एग्जैक्टली। तो आगे जाके फिर लेकिन फिर आपको पता है कुछ एफआईए ने भरपूर कार्रवाई भी की अफसरान के खिलाफ भी, एहलकारों के खिलाफ भी, 150 स्मगलर्स और अपने अंदर भी कार्रवाई की। इतनी हार्श एक्शन लिए हैं कि डिसमिसल्स हुए हैं, इंक्वायरीज हुई हैं। तो वो किस बेस पे हुए हैं? मतलब क्या उनसे मिस हुआ कि ये लोग जा रहे हैं? अगर किसी के पास लीगल वीज़ा है तो आप उसे कैसे रोक सकते हैं? देखें, लीगल वीज़ा जहाँ तक है, हाँ, लेकिन लास्ट ईयर 2023 में 285 पाकिस्तानीज लॉस्ट देयर लाइव्स। ये बड़ा एक आई ओपनर है। तो ये यहाँ से गए लिबिया। लिबिया इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज़ रिकग्नाइज्ड बाय पाकिस्तान एंड यूनाइटेड नेशंस। उसका जो कैपिटल है वो ट्रिपोली में, और जो ईस्टर्न पार्ट है वो है बेनगाजी में। बेनगाजी इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड। ये यहाँ से इजिप्ट और इजिप्ट से बेनगाजी, वो रिकग्नाइज ही नहीं है वो पार्ट। तो वहाँ पे इस तरह के ह्यूमन स्मगलर्स ने उनको बुला के और उनको आगे भेजा है। हमारा कोई ऐसा ऑपरेशन हो सकता है कि जहां हम अपने यहाँ जो पाकिस्तान में ह्यूमन स्मगलर्स हैं, चले उन पे तो हम उनको तो नैप करें, लेकिन उनके जो कनेक्टर्स हैं, जो मॉरिटानिया में भी हैं, जो लिबिया में भी हैं, जो फैले हुए हैं इस तरह, और मुनज़्ज़म तरीके से वो अपना काम कर रहे हैं। जब इधर पकड़े भी जाते हैं लोग तो उनके पास और भी खेप होती है चलाने के लिए। तो हम सोर्स को पकड़ें, कैसे उन मुल्कों के साथ करें ये सिलसिला? शायद उन मुल्कों के साथ मिलके। हाँ, इसमें देखें 2 बातें। एक तो ह्यूमन स्मगलर्स जो पाकिस्तान में, ये मोस्टली पाकिस्तान के 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। बिल्कुल, ये कहीं KPK में नहीं मौजूद, सदर्न पंजाब में या सिंध में, इवन कराची में नहीं मौजूद, बलूचिस्तान में। ये हैं गुजरांवाला डिवीज़न। बिल्कुल ऐसा ही है। मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, ये इस एरिया, और कश्मीर के कुछ इलाकों में। तो उनके ऊपर मुसलसल सख्त एक्शन लिए जाते रहे, जिस वजह से ये एकदम दब जाता है। फिर ये कहीं से, और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि जो ओवरसीज़ ये स्मगलर्स हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं, तो उसमें हम इंटरपोल की हेल्प लेते हैं, उनकी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के लिए लिखते हैं, और उसमें बड़ा क्या कहते हैं पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन इनकी ये जो ह्यूमन स्मगलर्स हैं, ये भी एक पूरे रैकेट्स हैं। पूरे खानदान को इसी पे नहीं डाला जा सकता। एक बच्चा मरता है, वो दूसरा बच्चा भेज देते हैं। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। और हमने तो ये प्रपोज भी किया है कि इवन ये जो बैगर्स हैं, ये भी पूरी फैमिलीज़ के जाते हैं। तो अगर एक फैमिली बैगर पकड़ा जाता है तो उसकी पूरी फैमिली को कम से कम 5 साल के लिए तो PCL में डालें। इसी तरह इनके ख़िलाफ़ बहुत सख्त एक्शन, और इसके ऊपर क्या कहते हैं लॉ मेकिंग भी, और सख्त लॉ मेकिंग हो रही है, जिसमें कि जो पिस्मा एक्ट है 2018 और टिप ट्रैफिकिंग इन पर्सन, इसको AML में लाने की, क्योंकि AML के ये शेड्यूल ऑफेंसेस नहीं हैं। अच्छा, लॉ मेकिंग की और भी ज़रूरत है। एक इशू जो हमें बहुत लोग लिख भी रहे हैं और ज़ाहिर है आजकल ख़बरों की जीनत बना हुआ है, मुस्तफ़ा कत्ल केस। अच्छा, उसका एक पहलू ये है कि वो अरमा अगान जो मुलजिम है, उसने अपने घर पे कॉल सेंटर बनाए हुए थे, और कॉल सेंटर और वो थे जी गैर कानूनी ही हैं, जिसमें लोगों के साथ क्रेडिट कार्ड्स भी हैक किए जाते हैं, हो रहा है, जिसका आजकल हो रहा है और बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो हमें लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैव कम कि ये जो कॉल सेंटर्स हैं, ये जो गैर कानूनी हैं, ज़ाहिर है कानूनी भी होंगे, जो बच्चे काम कर रहे हैं उन्होंने अपने सेटअप्स बनाए हुए हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, सॉफ्टवेयर हाउस, गैर कानूनी भी बहुत सारे हैं। इस पर क्या एक्शन है आप लोगों का? इसमें 2 बातें। एक तो इसका जो इसको जो
इस क्राइम को देखते हैं वो साइबर क्राइम है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट एंड सेपरेट एंटिटी फ्रॉम कराची जोन। उसका हमसे अरमगान का जो केस है या मुस्तफ़ा आमिर का मैंने भी पढ़ा, उसमें जो भी हो रहा था, लेकिन अगर उसकी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में रेफरेंस भेजेगी सिंध पुलिस तो वो बहुत अच्छा होगा, उससे बहुत मजबूत केस बनेगा कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में जाए। हमारा सिंध पुलिस के साथ MOU है और सिंध पुलिस और एंटी करप्शन, इवन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इनके साथ हमारे, और ये हमें केसेस रेफ़र करते हैं। और अच्छा, ये पैसे भेजने में क्या एहतियात करें, क्योंकि एट टाइम्स लोगों को सेंस नहीं होती, मनी लॉन्ड्रिंग में फंस जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि वो मनी लॉन्ड्रिंग, वो उससे पता नहीं चलता उसको। लेकिन ना जब इंक्वायरी स्टेज पे इस चीज़ का तो पता चल जाता है ये जेन्युइन मनी लॉन्ड्रिंग है कि नहीं है। हाँ, ये इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है। सही। और जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे होते हैं, ट्रेल नहीं है और होती उनके पास कोई क्या कहते हैं बचने का कोई रास्ता नहीं है। अच्छा सर, ये कॉल सेंटर वाली जो बात है, क्योंकि ये बहुत से पेरेंट्स हैं बड़े कंसर्न होंगे, ख़ासतौर पे जब इस किस्म की खबरें या मकान वाली आई हैं कि जब बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं, नौकरियां ढूंढ रहे हैं, उनको ऑफ़र आ जाती है और फिर वो अच्छे पैसे भी कमाना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या रेड फ्लैग्स हैं कि पेरेंट्स चुकन्ने रहे कि हमारे बच्चे काम किधर कर रहे हैं, कि लीगल जगह पे काम कर रहे हैं या इलीगल काम? कोई ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जो आप मेंशन कर सकते हैं? बच्चों को, जो एक IT एक्सपर्ट है उसको पता है कि मैं सॉफ्टवेयर हाउस में काम करने जा रहा हूँ या स्कैमिंग, जिसको कराची में मोस्ट पॉपुलरली डब्बा कहते हैं, वहाँ पे काम करने जा रहा हूँ, जहाँ पे वो किसी सॉफ्टवेयर हाउस में या इस तरह लीगल जगहों पे काम कर रहा होता है। उसको एक जो सैलरी मिल रही होती है, उसको अगर आप किसी स्कैमिंग डब्बे से करेंगे तो उसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। तो उसको वो चीज़ पहले ही पता ही होगा, पहले दिन ही पता चल जाएगा क्या काम कर रहा है। तो कानून का जानना 18 साल की उम्र के बाद बहुत ज़रूरी है। और ये जो डब्बा कह रहे हैं, जो गैर कानूनी स्कैमिंग जोन्स बने हुए हैं पूरे, ये इसी केस के बाद बहुत हाईलाइट जाहिर हुआ है, क्योंकि मरकजी मुल्जिम जो है उसने अपने घर में पूरा ये सेटअप बनाया हुआ था। शुक्रिया आपका नुमान सिद्दीकी साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। और आपने प्रोटेक्टर स्टैम्प ज़रूर लगानी है। बच्चों पढ़े लिखे हो, प्लीज़ किसी के स्कैम में आके फॉर्जरी करके वीज़ा हासिल करने की कोशिश ना करें, आप लोगों को वैसे ही मिल जाएगा। कहते हो ना, इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। आपको अपने आप को भी थोड़ा सा एजुकेट करना है और चुकन्ना रहना है। आपको पता होना चाहिए क्या रूल्स हैं, क्या लॉज हैं। और अब ये कानून साजी भी होने वाली है कि अगर कोई बाहर जाएगा गैर कानूनी तरीके से डंकी लगा के, तो उसके पूरे ख़ानदान को एग्जिट स्टॉप लिस्ट में डाल दिया जाएगा। सो आप देखें कौन जा रहे हैं आपके खानदान। ये जो अभी खबर हम आपको बता रहे हैं ना, ये इससे एक बार फिर हम बावर करा रहे हैं कि आपको अपने बच्चों के दोस्तों पे नज़र रखनी होगी कि उनकी दोस्तियां किससे हो रही हैं। क्योंकि पंजाब के शहर आरिफवाला में नहर में गिरकर एक तालिब इल्म के डूब जाने का वाक़या जो है वो हादसा नहीं था। पुलिस ने इंकशाफ किया है कि 2 तलबा ने अपने एक साथी उमर फारूक को कत्ल करने के बाद लाश नहर में बहा दी और दोनों तालिब इल्मों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। पहले यही लग रहा था कि वो डूब गया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। पुलिस का ये कहना है कि नहर के पास से खून आलूद बैग भी मिला है। पुलिस को शक है कि दोस्तों ने उमर फारूक को कत्ल करने के बाद लाश गायब कर दी। मुलजिमान ने बाद में कहानी घड़ी के कॉलेज से वापस आते हुए मोटरसाइकिल जा गिरी थी, तैर रहे थे और पूरी एक कहानी बनाई गई। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं जो हमें ज़रा डिटेल दे सकते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था। इनाम भट्ट, इनाम बताइएगा क्या वाक़या है? ये अफसोसनाक वाक़या आरिफवाला में पीर के रोज़ पेश आया। दोपहर के वक्त रेस्क्यू की इतला मिली कि 3 मोटरसाइकिल सवार तालिब इल्म चक 53 SP के करीब नहर में जा गिरे हैं। इस वाक़े की इतला पर रेस्क्यू अमला मौका पर पहुंचा तो मालूम हुआ कि 3 मोटरसाइकिल सवार कॉलेज से वापसी पर पाकपतन किनाल में गिर गए हैं। 2 तालिब इल्मों को बचा लिया गया। रेस्क्यू अमला ने लापता होने वाले तालिब इल्म राहत फारूक की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन रात तक उसकी डेड बॉडी ना मिल सकी। पुलिस ने इस वाक़े की तफ्तीश का आगाज़ किया तो पुलिस को पता लगा कि तालिब इल्म का जो बैग है वो 1 एकड़ दूर से मिला है, जिस पर खून के निशानात पाए गए हैं। पुलिस थाना रंगछा ने मकतूल तालिब इल्म राहत फारूक की वालदा जन्नत बीबी की दरख्वास्त पर मुलजमान नसीब, यूसुफ और 2 नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक साथी तालिब इल्मों ने फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म राहत फारूक को कत्ल करके लाश गायब कर दी और मोटरसाइकिल नहर में गिरने का ड्रामा रचाया।
इनका कुछ दिन पहले कॉलेज में झगड़ा हुआ था। ये तीनों तालिब इल्म फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। तालिब इल्म की और मोटरसाइकिलों पर आने की जो फुटेज है वो भी मंजर यहाँ पर आ चुकी है। मकतूल जाहिद जो कि गरीब घर का वारिस है और इसका वालिद फौत हो चुका है, जिसके 3 भाई और 6 बहनें हैं, और ये बच्चा कुछ बनकर अपने वालिदैन का सहारा बनना चाहता था। SHO थाना रंगशाह ने बताया कि इस मामले की तफ्तीश जारी है। जी, इतना गुस्सा कहाँ से आ रहा है? फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, मतलब बच्चे हैं, 16-17 साल के होंगे, कितने साल के होंगे, उसमें मंसूबा बना दिया, आओ कत्ल कर दें एक को। क्या हो रहा है? अब इट बीट्स मी, यू नीड टू कीप एन आई। बहुत तवज्जो भाई अपने बच्चों के दोस्तों पे, लड़के हो या लड़के हो तो ज़्यादा ज़रूरी है बाय द वे, और उनकी फैमिलीज को जाने, गेट टू नो द फैमिलीज। ये इस तरह नहीं चलने वाला, वरना तो ये रोज़ की खबरें हैं, इस किस्म की ट्रेजेडी है बहुत बड़ी। भाई क्रिकेट के तज्ज़ियों और तबसरों के लिए भी जियो का पैनल भरपूर तैयार है। सिकंदर बख्त और राशिद भाई तो हमारे साथ मौजूद थे ही, मोहम्मद आमिर भी हमारे साथ मौजूद हैं, टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद आमिर, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आमिर। आमिर, बहुत अरसा इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुई, फिर टीम की परफॉर्मेंस ने लोगों को मायूस किया, लोग क्रिकेट से दूर होते नज़र आए, लेकिन बीच में ऐसे मौके भी आए कि लोग क्रिकेट से जुड़े। अब ये इवेंट फाइनली हो रहा है, कितना बड़ा बूस्टर है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? जी, मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, और पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए। अगर आप देखें तो 29-30 साल बाद ICC का कोई इवेंट हो रहा है, तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। मुझे लगता है कि इसका क्रेडिट जितना भी PCB को दिया जाए वो कम है। फिर ग्राउंड्स अपग्रेड हुए, वो इसीलिए हुए कि देखें इतना बड़ा इवेंट हो रहा है पाकिस्तान में, और अल्लाह करे कि एक अच्छे तरीके से हो जाए, तो ये बहुत एक बड़ी चीज़ होगी। और उसके बाद पाकिस्तान इस चैम्पियन ट्रॉफी में अच्छा कर जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो यस, ओवरऑल तो एज आ क्रिकेट फैंस जो है, आपको पता है कि हम इफ एंड बैट्स में लगे रहते हैं, कभी टीम की परफॉर्मेंस होती है, कभी नहीं होती, और लोग मायूस भी होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जब ऐसा इवेंट भी आता है तो लोग दुआएं करना भी शुरू कर देते हैं। तो लोगों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो ये कि खुशी की बात है कि पाकिस्तान में हो रही है ये चैम्पियन ट्रॉफी, और पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है, और अल्लाह करे पाकिस्तान टीम भी अच्छा करे इंशाल्लाह। हमारी भी बिल्कुल यही दुआ है, लेकिन उसी के बारे में तो टिप्स हम आपसे लेना चाहते हैं। जैसे कि पाकिस्तानी टीम ने जब ये आखिरी बार ये ट्रॉफी जीती थी तो हम टूर्नामेंट फेवरेट्स में शामिल बिल्कुल नहीं थे, और आज भी ऐसा ही है। तो अगर आज की टीम ने 2017 वाला टर्न अराउंड करना है, तो कौन सा खिलाड़ी आप समझते हैं कि ऐसा है जो ये काम कर सकता है? 2017 में भी देखें, तब भी हम 8वें नंबर पे थे रैंकिंग में, और मुझे आज भी सही तरह याद है कि पाकिस्तान टीम को कोई भी रेट नहीं कर रहा था। और ऊपर से ऐसा हुआ था कि जो हमारा पहला मैच था इंडिया के अगेंस्ट, अगर आपको याद हो तो वो हम बहुत बुरे तरीके से हारे थे, और वो जितना क्रिटिसिज्म उस मैच के बाद हुआ था ना, मैंने अपनी करियर में इतना क्रिटिसिज्म नहीं देखा अपनी टीम पे। इतनी बैशिंग हुई थी हमें, मुझे आज भी याद है। उसके बाद फिर हमारी मीटिंग हुई, ओपन मीटिंग हुई, जिसमें मिकी आर्थर ने सब प्लेयर्स को इजाज़त दी कि सब ओपन तरीके से बोलो, ओपन तरीके से अपने प्लान्स बताओ। उसके बाद जब आपको पता है कि जैसे अपने मूव फॉरवर्ड किया, उसके बाद हम रुके नहीं। तो इस दफ़ा भी यही है कि पाकिस्तान टीम इफ़ एंड बर्ड्स में जी परफॉर्म नहीं कर रही, ट्राई नेशन सीरीज़ हार के आ रही है, लेकिन पाकिस्तान टीम का हमेशा से ऐसा ही है। आपको पता ही है कि जब भी ICC इवेंट आता है, यू नेवर नो कि पाकिस्तान टीम क्या टर्न अराउंड करेगी। और आप बड़े बड़े क्रिकेटिंग लेजेंड्स को देखें तो वो भी पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में यही बात करते कि आप पाकिस्तान टीम को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और यही आज खूबसूरती भी है पाकिस्तान टीम की कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये खूबसूरती भी है, लेकिन टेंशन हो जाती है भाई, मतलब कि ये अच्छी बात है, अनप्रिडिक्टेबल है। लेकिन आज के मैच की बात कर लेते हैं। वही पुराना मसला है आमिर के, बैटिंग ऑर्डर क्या हुआ आपकी नज़र में? बाबर के अलावा, मतलब वैसे तो रिजवान क्लियर कर चुके हैं, लेकिन शुड बी ट्राई सम अदर ऑप्शंस टू, मतलब ऑप्शंस को ओपन रखना चाहिए या नहीं, बस सेट हो गया? जी, बाबर का जो आपने बोला है, मुझे मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि वो उसके लिए जो बेस्ट चॉइस थी वो नंबर 3 थी। एज अ ओपनर मैं नहीं हूँ इस हक में कि वो एज अ ओपनर खेलते, क्योंकि वो आपका नंबर 3 आपका पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर है, और उसने पिछले 3-4 साल से परफॉर्मेंसेस भी तीसरे नंबर पे दी हैं। तो मुझे लगता है कि बाबर अगर 3 पे खेलते तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता, और अगर आपने उस्मान को रखा था टीम में तो मुझे लगता है फिर आप एक जेन्युइन ओपनर के साथ ही जाते कि फ़खर और उस्मान ओपन हो सकते थे। बाबर, क्योंकि मुझे लगता है कि नंबर 3 का जो एक स्लॉट होता है बड़ा डिफरेंट स्लॉट है,
क्योंकि यहाँ से आपने इनिंग बिल्ड करनी होती है। T20 में ओपनिंग चल जाती है क्योंकि आपने चार्ज लेना होता है 1-2 ओवरों के बाद, लेकिन वनडे में डिफरेंट है कि यहाँ पे आपने जो है 10 ओवरों के बाद गेम का मोमेंटम चेंज करना, अगर विकेटें गिरी हुई हैं इनिंग बिल्ड करनी है, और ये बाबर को आता है ये चीज़ कि एंकर रोल, इनिंग बिल्ड करना, बड़े रन्स करना। तो ये मुझे लगता है कि यहाँ पे एक गलती हुई है। वो कि वो परफॉर्म कर सकते हैं, बड़ा प्लेयर है, वो परफॉर्म कर भी जाएगा, लेकिन ये अल्टीमेट आपका सोल्यूशन नहीं है। कल साइम अयूब आएंगे तो फिर क्या होगा? तो यस, मुझे लगता है कि वो नंबर पे ही होने चाहिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आमिर, और उम्मीद भी है, दुआ भी है। मतलब हम तो ऑलमोस्ट एक डेस्परेट हद तक दुआ कर रहे हैं कि चूंकि हमारे ही मुल्क में टूर्नामेंट हो रहा है तो बनता तो यही है ना कि हम ही को ऑन टॉप होना चाहिए। अहमद शहजाद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। अच्छा, क्या हाल है आपका, कैसे हैं आप? अच्छा, आज पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तारीखी दिन है, हम काफ़ी दिनों से इस पर बात कर रहे हैं। कुछ 3 दहाइयों बाद इतना बड़ा टूर्नामेंट जो है वो यहाँ हो रहा है। आपको अहमद लगता है कि क्रिकेट का जुनून जो है, जो टीम की परफॉर्मेंस की वजह से कुछ कम हो रहा था, इस टूर्नामेंट के बाद दोबारा जिंदा होगा? देखिए कि ये जो कौम है पाकिस्तान की, ये क्रिकेट को बहुत प्यार करती है। इसका कोई भी लेना देना है नहीं टीम की परफॉर्मेंस से। जरूर दिल दुखते हैं, जरूर आहिस्ता आहिस्ता करके लोग जो है ना क्रिकेट से दूर होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब पूरे का पूरा टूर्नामेंट, एक आईसीसी का इवेंट 3 दहाइयों बाद पाकिस्तान को इसकी अपॉर्चुनिटी मिली है होस्ट करने की, और हमारे जो शायकीन क्रिकेट हैं वो ग्राउंड्स में जाके अपने फेवरेट प्लेयर्स को जो है लाइव खेलते हुए देखने की, तो ऑब्वियसली एक एक्साइटमेंट तो इट्स इन दी एयर, और बहुत एक ज़बरदस्त समा बनने वाला है पाकिस्तान के अंदर। ये जो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर है, क्या ही अच्छा हो कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत के 4 चांद लगा दे, इसे और मेमोरेबल कर दे इस मौके। अच्छा, जाहिर है अब जिस तरह का फॉर्मेट है अहमद, हर मैच इंपॉर्टेंट है। आज का मैच भी जीतना हमारे लिए आगे जाने के लिए बहुत अहम है। हम न्यूजीलैंड से नहीं जीत पा रहे हैं, क्या वजह आपको नज़र आ रही है? क्या हम चेंज करें अपनी स्ट्रैटेजी में, अपनी चीज़ों में, अपनी बॉलिंग लाइनअप में, अपनी बैटिंग ऑर्डर में, जिसमें हम बदल सकें ये तकदीर? जी कुछ भी नहीं, लाइक ऑब्वियसली इस टूर्नामेंट के अंदर जो मैचेस है ना कम बैक के लिए, वो बहुत कम है। ये वर्ल्ड कप तो है नहीं कि आपको छोटी टीम में मिल जाएंगी तो आप उनको हरा के वापसी का चांस है। इसमें डू एंड डाई सिचुएशन है, और पहला मैच आपकी टोन सेट कर देगा कि आप इस टूर्नामेंट में किस तरफ को जाने वाले हैं। अगर रीसेंट पास के अंदर देखें जो न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो तो बहुत डोमिनेटिंग रही है। और लाइक अगर मैं ये कहूँ कि दोनों मैच जो पाकिस्तान को न्यूजीलैंड ने हराए हैं वो वन साइडेड है, तो ये भी गलत नहीं होगा। लेकिन हर दिन एक नया दिन होता है, और पाकिस्तान के अंदर भी इतनी सलाहियतें ज़रूर मौजूद हैं। देखिए, हमने सिलेक्शन के क्राइटेरिया पे बात किया, हमने बोला कि ये हो जाए जिस तरह बाबर को ऊपर नहीं जाना चाहिए, नंबर 3 पे वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते, या एक स्पिनर और ऐड कर लिया जाता, उसामा मीर कोई ज़रूरत आपको पड़ती। इस तरह की 3-4 सिलेक्शन पे ज़रूर बात हुई है, वो इसीलिए कि अगर वो चीज़ें हो जाती तो चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि इस टीम के साथ पाकिस्तान जीत नहीं सकता। बिल्कुल, इस टीम के अंदर अगर आप देखेंगे ऑन पेपर्स तो इस तरह के नाम मौजूद हैं, जिसमें फ़खर जमान है, बाबर है, शाहीन है, नसीम शाह है, हारिस रऊफ है, इब्रार है। तो इस तरह के प्लेयर्स मौजूद हैं कि ऑन द गिवन डे जो मैच बदलने की सलाहियत रखते हैं। हाँ जी, रिसेंट फॉर्म पे जरूर बात हो सकती है कि काफी अरसे से पाकिस्तान के जो प्लेयर्स जो मैंने नाम लिए हैं पिछले 7-8 इवेंट से जो इनको मिले हैं, एज सच पाकिस्तान को जितवाने में नाकाम रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आई है और इससे बड़ी स्टेज और कोई नहीं है, तो इनमें से कोई भी 3-4 प्लेयर अपना हाथ खड़ा करें और टीम को जो है सक्सेस दिलाएं। आई होप ये सारे सुन रहे हो। अच्छा, ये भी बताएं कि पाकिस्तान की बैटिंग पे तो ऑब्वियसली हम बात करते ही रहते हैं, बॉलिंग का भी एक इशू है। तो कप्तान बता रहे हैं कि हारिस रऊफ दस्तयाब तो हैं लेकिन वो 80% फिट हैं, विच मीन्स ही इज़ नॉट 100% फिट। तो क्या ये 80% हारिस रऊफ का चांस लेना चाहिए या हसनैन को दोबारा टीम में आप देखते हैं?
देखिए ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। 80% तो क्या होता है, या तो 100% होता है, या उन्होंने माइक्रोस्कोप लेके तो नहीं चले गए ना, जिन्होंने भी कहा 80% फिट है, कि उन्होंने जाके देखा हो हाँ जी इसके अंदर झांक रहे हो जी इसकी इंजरी जो है ना 80% जो है ना फिट है। ऐसा नहीं होता है, या तो 100% होता है या नहीं होता। अब देखने वाली बात जो इस टाइम पे है ये है कि पाकिस्तान बहुत सारे डिसीजन इस वजह से ले नहीं पाता है क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि इन्हीं 4-6 के अलावा और कोई प्लेयर है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर। और अगर आप देखेंगे तो आपको हारिस रऊफ ही दोबारा खेलते हुए नजर आएंगे। हारिस रऊफ फुली फिट पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी देखेंगे तो पाकिस्तान का जो स्टैंड आउट करती थी चीज के पाकिस्तान वहां पे मिडिल ओवर्स के अंदर आउट करता था, और अभी आप देखेंगे तो मिडिल ऑर्डर के अंदर खुशदिल शाह और सलमान अली आगा बॉलिंग कर रहे होते हैं, जो कि बड़ी आसानी हो जाती है। आजकल की मॉडर्न डे वनडे क्रिकेट के अंदर आपको रन्स पड़ते हैं, लेकिन वो टीमें जो आउट करती हैं विकेटें लेती चली जाती हैं, इवेंचुअली वही टारगेट को बड़ा टारगेट को कंट्रोल या छोटा करने में कामयाब होती हैं। और इसके लिए हारिस रऊफ एक मेन वेपन है, जिन्होंने पास्ट के अंदर शो किया है। अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर उन्होंने करके दिखाया, मिडिल के अंदर विकेट लिए हैं और देखें रिजल्ट पाकिस्तान की फेवर में आए हैं। तो जी हारिस रऊफ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, लेकिन 80% नहीं 100%। शुक्रिया। ऑलराइट अहमद शहजाद, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और अभी तो हम जाहिर है आपको जहमत देते रहेंगे आगे। अभी द पॉइंट इज कि अभी हम वो इन द मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट टाइप नहीं है आज, तो और भी इतना कुछ होना है। आज क्या होना है ये ओपनिंग पे, क्या कोई फ्लाई पास्ट टाइप सीन भी है? अभी तो आपने बताया था एयरफोर्स दोबारा बताया ना अगले घंटे में एयरफोर्स का फ्लाई पास्ट होना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मेहमान खुसूसी हैं इस ओपनिंग मैच के। गाना शाना आई डोंट नो, वैसे गाने शाने तो काफी हो गए हैं। आई डोंट थिंक सो कि गाने स्टेडियम्स की ओपनिंग्स भी हो रही थी ना, तो उसमें भी स्टेडियम की ओपनिंग में गाने शाने हो गए, चैंपियंस ट्रॉफी के कर्टन रेजर में म्यूजिक हो गया, फायरवर्क्स हो गए। और चूंकि आज का जो है वो दोपहर का वक्त है, तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि गाना शाना होता है, बट बाकी बड़ी चीजें होंगी। बस आसमान पे खूबसूरत मंजर होगा। पाकिस्तान एयरफोर्स के हमारे शाहीन पेश करेंगे, और उसके बाद हम जमीन में जो ग्राउंड में जो हमारे पाकिस्तानी शाहीन है वो उनके लिए तो इंतजार ये होगा सारों का कि इसी के लिए तो सारे वहाँ पहुंचे होंगे। लेकिन एक दफ़ा फिर पिछले घंटे में हमने बात कर दी है, ट्रैफिक गाइडलाइंस जो हैं वो दे दी गई हैं। इफ़ यू आर इन कराची, यू आर इंटेंडिंग टू गो टू द मैच, और इफ़ यू आर अराउंड दैट एरिया, तो ख्वारी से बेहतर है कि उन ट्रैफिक गाइडलाइंस को फॉलो करें। और ख़ासतौर पे अगर आप जा रहे हैं टू द स्टेडियम, तो जगह इलाके पूरे बनाए हुए हैं जहां अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। सो प्लीज़ फॉलो द रूल्स, है ना। अच्छा जी, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने कल मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुलजिम अरमगान को जिस्मानी रिमांड पर 4 रोज़ के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के दौरान मुलजिम अरमगान बज़ाहिर बेहोश हो गया, हालांकि पुलिस का कहना था कि वो बिल्कुल ठीक है। उधर अरमगान के साथ ही मुलजिम शिराज से की गई तहकीकात में मज़ीद इंकशाफात सामने आ रहे हैं। शिराज ने बताया कि 6 जनवरी को अरमगान ने अपने बंगले पर मुस्तफ़ा को डंडे मारे। मुस्तफ़ा के ज़ख्मों से खून बहने लगा। अरमगान के घर पर खून के निशानात को मुलाजमीन से साफ़ करवाया गया। कल सिंध हाई कोर्ट में मुलजिम के जुडिशल रिमांड के बारे में भी कुछ हैरान कुन बातें सामने आई हैं। तो ये हुआ जी कि जब रिकॉर्ड पेश किया गया तो पता चला कि पुलिस रिमांड का फैसला टाइप हुआ था, लेकिन फिर वाइटो लगाकर, ये हम कल भी बात कर रहे थे, लगाकर उसे जेल कस्टडी कर दिया गया था ना। हु डिड इट, ये भी सवाल है ना। तो बज़ाहिर ये काम इतनी जल्दबाजी में किया गया था कि पुलिस का लफ्ज़ पढ़ा भी जा सकता है, वाइटो भी पूरी तरह नहीं है, नीचे नजर आ रहा था। आपको पता है आजकल वाइटो भी 2 नंबर होते हैं, नीचे वाली चीज़ पढ़ सकते हैं आप। तो प्रोसिक्यूटर जनरल ने अदालत से कहा कि वो हल्फन कहते हैं कि मुलज़िम का बाप जज साहब के कमरे में मौजूद था, लेकिन अदालत इस मामले पर मोहतात रही और जस्टिस जफ़र राजपूत ने प्रोसिक्यूटर से कहा कि ऐसी बात ना करें जो आपने दरख्वास्त में नहीं लिखी। अच्छा, बाद में अदालत ने इंसदाद दहशतगर्दी की जानिब से जुडिशल रिमांड का फैसला कलअदम करार दे दिया। ये मामला हुआ। बहुत सी चीज़ें अमीन अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन, वैसे बहुत ही मायूब बात है, कल भी आप हमें रिपोर्ट कर रहे थे, हम जाहिर है उस वक्त तो लाइव अपडेट्स थी, लेकिन अब हम आपसे तफसील से जानना चाहते हैं कि ये वाइटो वाला मामला किसी अंजाम को पहुँचेगा या बस बात हो गई और जज साहब ने भी कहा कि वो बात ना करें जो आपने दरख्वास्त में नहीं लिखी और इग्नोर कर दें, हम सब मिल के इसको इग्नोर कर दें।
जी देखिए, कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध की जानिब से एक हाथ से लिखी हुई दरख्वास्त भी जमा कराने की कोशिश की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जो जज हैं उनका जो कंडक्ट है वो दुरुस्त नहीं है इस केस में, क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन का ये मौक़िफ़ है कि जब मुलजिम की जेल कस्टडी का ऑर्डर हो गया और उन्होंने वहाँ सर्टिफाइड कॉपी के लिए एप्लीकेशन दी, तो उन्हें वो सर्टिफाइड कॉपियाँ भी पहले तो नहीं दी गई, लेकिन बाद में जो है वो कॉपियाँ मिली, जिसके बाद सिंध हाई कोर्ट में 4 क्रिमिनल मिसलिनियस एप्लीकेशन रिवीजन एप्लीकेशन जो है वो दायर की गई, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी के जो 10 और 11 फरवरी के अहकामात थे उन्हें कलअदम करार देने की इस्तदा और मुलजिम को दोबारा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी, जिसे सिंध हाई कोर्ट ने मंजूर किया। और जो दोबारा कस्टडी है मुलजिम अरमगान की, उसे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के एडमिनिस्ट्रेटिव जज के पास पेश करने के बजाय इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 2 के जज के सामने पेश करने का हुक्म दिया, और जिसके बाद मुलजिम की जो कस्टडी है वो वापस जेल गई और जेल हुकाम ने कस्टडी तफ्तीशी अफसर के हवाले की, और बाद में जो है वो मुलजिम को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत नंबर 2 में जब पेश किया गया, तो जैसे ही कमरा अदालत में मुलजिम अरमगान आया और वो गिर पड़ा और उसने ये जाहिर करने की कोशिश की कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो बेहोश ये अमीन यही बात हम पता भी करना चाह रहे हैं सरकार कि वो बेहोश था। हाँ, मतलब तबीयत कैसे ख़राब होगी, और ख़ास तौर पे क्योंकि आप तो थे वहाँ मौजूद और आप तो देख ही रहे थे सारा, तो ये क्या बीमार आदमी है, कोई वाकई उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी और फिर यहाँ ड्रामा कर रहा था, ये ज़रूर बताएं। और फिर सुना है कि कुछ सहाफ़ियों से बातचीत भी हुई, वो है मौजूद है। जी बिल्कुल, जब सुबह 9 बजे के करीब मुलजिम को एक बख्तरबंद गाड़ी में सिंध हाई कोर्ट पहुंचाया गया और उसे जब गाड़ी से उतारा गया तो हम वहां मौजूद थे, हमने बाकायदा उसकी फुटेज भी बनाई है। तो मुलजिम बिल्कुल हशाश बशाश था, ट्राउज़र और टी शर्ट और नीचे जॉगर्स पहने हुए थे उसने, और काफ़ी वॉकिंग डिस्टेंस भी है जहां से मुलजिम को जो है वो उतारा गया और उसे पैदल कमरा अदालत तक ले जाया गया। उस वक्त उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, और जब जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत ने उनसे पूछा कि क्या आप पर तशद्दुद हुआ है, तो मुलजिम ने अदालत में कहा कि मुझ पर तशद्दुद हुआ है। तो जब जज साहब ने उनसे कहा कि आपने जेल हुकाम को इसकी कोई शिकायत की थी, तो मुलजिम ने कहा कि आई वॉज इन शॉक। तो वो बिल्कुल ठीक था और सहाफ़ियों के भी सवालों के जवाबात बिल्कुल दुरुस्त देता रहा और यही कहता रहा कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, मैं किसी शराज को नहीं जानता हूँ, और इस तरह के जो फ़ौरन जवाब जो है वो मुलजिम दे रहा था। लेकिन जब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में रिमांड का मामला आया, तो जैसे ही मुलजिम कमरा अदालत में दाखिल हुआ तो बेहोश होने की जो है वो कोशिश एक बज़ाहिर सूरत हाल नज़र आई, जिसके बाद मुलजिम को बेंच पर ही लिटा दिया गया। और अदालत ने जो है वो मुलजिम की तरफ से कुछ वकला भी अदालत में आए हुए थे, उन्होंने उस पर वकालतनामा जो है वो साइन कराने की कोशिश की। मुलजिम ने पहले तो इनकार किया, उसके बाद उसने वकालतनामे पे दस्तखत किए। कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल, सरकारी वकला और तफ्तीशी अफसर तमाम का मौक़िफ़ सुना गया और अदालत ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 2 के जो जज हैं उन्होंने मुलजिम को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। अदालत ने, सिंध हाई कोर्ट ने, क्योंकि जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिनिस्ट्रेटिव जज के पास जो रिकॉर्ड था वो पेश करने का हुक्म दिया था। जो महकमा दाखिला के 2 अफसरान अदालत में पेश हुए, रजिस्ट्रार की पोस्ट क्योंकि वैकेंट है और जिसके पास चार्ज है वो भी उम्रा करने गई हुई है खातून, तो उस पर जो है वो अदालत में ये इंकशाफ हुआ कि पहले मुलजिम को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया था, जिसके बाद मुलजिम ने तशद्दुद की शिकायत की। तो एक वर्बल इंस्ट्रक्शन के ज़रिए मुलजिम का जिना मेडिकल से जो है वो MLO कराया गया। उसकी मेडिकल रिपोर्ट के बाद जो है वो ये कहा जा रहा है कि जो अदालत में पेश भी की गई इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, और मुलजिम को 7 बजे के करीब जो है वो उस पुलिस रिमांड को, जो 2 रोज़ का रिमांड पहले दिया गया था, उसे जुडिशल कस्टडी कर दिया गया और उस पर वाइटो लगा दिया गया। और कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध मुंतज़िर मेहदी का ये मौक़िफ़ है कि जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं उनसे मुलाकात हुई थी मुलजिम के वालिद की, जिसके बाद ये तमाम मामला हुआ। ताहम अदालत ने उन्हें रोक दिया कि आप वो बात और करें जो उसके घर से अमीन जी अभी तक अमीन उसके घर से जो असला निकला है, जो लैपटॉप्स निकले हैं, मतलब एक वो कॉल सेंटर टाइप जो बनाया हुआ था, फोन जब्त हुआ, तो उनसे क्या पता चला, मतलब असला निकलना?
जी, मुलजिम के वालिद ने काफ़ी दफ़ा अदालत के बाहर मीडिया से बात की। उनका ये कहना है कि ये तमाम असला जो है लाइसेंस याफ्ता है। ताहम जो SSP AVCC हैं अनिल हैदर, उनका ये कहना है इनके तमाम लैपटॉप्स का जो है वो फॉरेंसिक कराया जाएगा FIA से कि इसमें इन लैपटॉप्स में किस किस्म का डेटा जो है वो मौजूद है और इस असले वगैरह की भी तमाम असले की वेरिफिकेशन भी करवाई जाएगी। SSP AVCC अनिल हैदर का ये कहना था मीडिया से गुफ्तगू में। और ये तमाम प्रोसेस अभी जारी है। कब्र कुशाई का अमल अभी होना है। 21 फरवरी को मेडिकल कमेटी एक तश्कील दे दी गई है 3 रुकनी, जिसके बाद बाकायदा तौर पर जो केस की नौयत है और मौत की जो वजूहात है वो पता चल सकेंगी। मुस्तफ़ा आमिर को कि किस तरह उस पर तशद्दुद हुआ और कितने फायर हुए, उस पर ये तमाम चीज़ें जब उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो वो भी अदालत में पेश की जाएगी। ताहम अदालत ने अभी 4 दिन के जिस्मानी रिमांड दिया है, जिसमें मरकजी मुलजिम अरमगान और इसके साथ साथ जो शराज है रिमांड दे दिया फाइनली। बहुत शुक्रिया आपका अमीन। ओके, बहुत कुछ है वैसे इस खबर में और वी विल कीप यू अपडेटेड। FIA फोरेंसिक करेगा उन लैपटॉप्स वगैरह का। सो या अच्छा जी, पाकिस्तान में आपसे हमने एक्चुअली कल ही हम ये बात कर रहे थे और मुलाकात एक करवाना चाहते थे हम आपकी, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई बेसबॉल प्लेयर से। लेकिन हम बात कर रहे हैं द पॉपुलैरिटी ऑफ बेसबॉल जो कि बढ़ रही है। देखिए, क्रिकेट की बात होती है, लेकिन बहुत से और स्पोर्ट्स भी हैं जिसमें पॉपुलैरिटी जो है वो मतलब लोगों का इंटरेस्ट है, यंगस्टर्स का इंटरेस्ट है। बेसबॉल इज़ वन ऑफ देम। हम आलमी सतह पे कोई पावर नहीं है, लेकिन जो टैलेंट है वो कहीं ना कहीं नजर आ जाता है। 26वीं कौमी बेसबॉल चैंपियनशिप में जहां इसी से अंदाजा कर ले 26वीं बड़े बड़े टक्कर के मुकाबले हुए हैं, मर्द और खवातीन दोनों के इवेंट्स हुए हैं। आर्मी की टीमें फातेह रही हैं और इस इवेंट की बेहतरीन पिचर का एजाज़ हासिल करने वाली हैं सादिया बीबी। सादिया, अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ मौजूद हैं। कैसी हैं आप? सबसे पहले तो पहला सवाल नेचुरली यही है कि आपका इंटरेस्ट बेसबॉल में कैसे डेवलप हुआ, कब से खेल रही हैं आप? सर, मुझे जो है 7 साल हो गए हैं बेसबॉल खेलते हुए आर्मी की तरफ से। और मैं एबटाबाद में थी, क्रिकेट खेल रही थी, तो उधर सर आए थे ट्रायल लेने के लिए, तो मैंने ट्रायल दिया वहाँ पे। फिर उन्होंने मुझे आर्मी में बुलाया, वहाँ पे मैं गई, ट्रायल वगैरह दिए उन्होंने। फिर मेरी गेम उनको अच्छी लगी, फिर वहाँ से सिलसिला जो है वो बेसबॉल का मैंने स्टार्ट किया। और अभी तक मैं जो है एज अ पिचर बेसबॉल में पार्टिसिपेट कर रही हूँ आर्मी की तरफ से। तो सादिया, क्या सिमिलैरिटी है हमारे देखने वालों को बताएं, क्योंकि आप क्रिकेटर थी, आप क्रिकेट खेल रही थी और फिर आप इतने अरसे से आप बेसबॉल कर रही हैं। क्या सिमिलैरिटी आपको नज़र आई कि आपको लगा कि आप ये भी बड़ा कमाल जो है इस गेम में भी, इस खेल में भी कर सकती हैं? इसमें मतलब थोड़ा से टेक्निकल गेम है बेसबॉल और थोड़ी क्रिकेट से मतलब डिफरेंट है। इसमें क्रिकेट में मैंने काफ़ी मतलब किया हार्ड वर्क, लेकिन उसमें बस अनफॉर्चुनेटली मुझे चांस नहीं मिला। तो इसमें फिर मैंने बेसबॉल में ट्राई किया। इसमें फिर मुझे काफ़ी जो है इज़्ज़त मिली, काफ़ी मैंने इंटरनेशनल लेवल पे भी परफॉर्म किया इसमें। हम इंटरनेशनल लेवल पे किस सतह पे हैं? अगर ख़वातीन या मर्दों दोनों की टीमों की बात कर लें, ज़ाहिर है आपका इंटरेक्शन है, आप टूर्नामेंट्स में जाते हैं। अभी 26वीं नेशनल हुई है, हमें उस तरह से बच्चे अपने इर्द गिर्द नहीं मिलते हैं जो बेसबॉल खेलते हों। मतलब क्या आपको लगता है कि बेसबॉल खेलने का रुझान बढ़ा है हर गुजरते साल के साथ, या अभी और इस पे मेहनत करने की जरूरत है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, ये तीन चीजें तो नजर आती हैं। फुटबॉल और क्रिकेट तो बहुत ही होती है जो हम हर जगह देख लेते हैं। बेसबॉल उस तरह हमने नहीं देखी। बेसबॉल का जो रुझान जो है वो अभी पाकिस्तान में बढ़ रहा है। इसको मतलब ज़्यादा लोग इसको नहीं जानते बेसबॉल को, जो सिर्फ अभी जहाँ जहाँ ये खेली जाती है सिर्फ उन लोगों को ही इसका पता है। लेकिन अभी प्लेटफॉर्म जो है हमें मिल रहे हैं खेलने के लिए। बेसबॉल फेडरेशन ने काफ़ी प्लेटफॉर्म हमें जो है प्रोवाइड किए हैं और डिपार्टमेंट्स बन रहे हैं। प्रोविंसेस की टीम्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। हमारी अपनी टीम में जो है काफ़ी जो है पूरे पाकिस्तान से नुमाइंदगी है। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, KPK से जो है हमारे पास लड़कियां हैं हमारी अपनी आर्मी टीम में। आने वाली बच्चियां जो देख रही हैं उनके लिए क्या आपका पैगाम है? अगर उन्हें बेसबॉल इंटरेस्ट करता है, एट टाइम्स बस आपने किसी को देखा, आपका शौक हो जाता है, तो सहूलतें हैं मौजूद एटलीस्ट हमारे बड़े शहरों में जहां बच्चियां जा सकती हैं, खेल सकती हैं बेसबॉल? जी जो है पूरे ग्राउंड्स अवेलेबल होते हैं। हमें पूरी बेसबॉल की किट जो है सामान वगैरह हमें प्रोवाइड किया जाता है। तो प्रॉपर जो है हमें ट्रेनिंग कराई जाती है हमारे पास। आपको तो होती है जो अपकमिंग बच्ची हैं। आपने इंटरनेशनली नुमाइंदगी भी की है, कहाँ ट्रैवल किया है थ्रू द गेम?
मैंने वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया था कोरिया में, और एशिया बेसबॉल कप जो है वो मैंने खेला था हांगकांग में। तो हम किस नंबर पे आते हैं वैसे इंटरनेशनल इवेंट्स पे? क्यों पूछा? जी बताएं सादिया जी। हम किस नंबर पे आते हैं इंटरनेशनल इवेंट्स में? 5 नंबर। तो मतलब हम दीगर टीमों से कितना पीछे हैं अभी, हमें कितना काम करना है, ये हम ज़रा एसेस करना चाहते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे तो भी है, काफ़ी हमें मेहनत की ज़रूरत है, उसके लिए हमें बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा। अभी जो है ऊपर जाने के लिए थोड़ी हमें मज़ीद मेहनत करनी पड़ेगी। अभी ऐसी टीम बनानी पड़ेगी कि जो कि आगे जाके क्वालिफाई राउंड में क्वालिफाई कर सके और हमें आगे मज़ीद वर्ल्ड कप, एशिया कप में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल सके। अच्छा, देयर इज अ लॉट ऑफ टैलेंट, तो हम यहाँ ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग एज वेल, खासतौर पे स्कूल्स और कॉलेजेस की सतह पे ये स्पोर्ट जो है, इस गेम का मसला क्या है? इसको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। मसला तो नहीं है, मतलब हो सकता है कोई बहुत अच्छा हो बेसबॉल में मगर उसने कभी खेली ना हो, मतलब तो यही तो सारी बात है कि स्कूल कॉलेजेस वगैरह में, क्योंकि अब आप इंटरनेशनली भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब सादिया इज एन एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ अस, तो देयर इज अ प्रोस्पेक्ट फॉर दिस स्पोर्ट। इसलिए स्कूलों कॉलेजेस में जहां इतनी ज़्यादा और चीज़ें इंट्रोड्यूस होती हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, जिद्दत के हवाले से, मतलब बहुत सी नई चीज़ें भी आ रही होती हैं, तो व्हाई नॉट दिस एज वेल? सादिया, थैंक यू एंड गुड लक फॉर फ्यूचर इवेंट्स। ज़बरदस्त, मुझे अच्छा लगता है कि लड़कियां, मतलब सिर्फ क्रिकेट वगैरह सब कुछ तो ठीक है, लेकिन कोई नई गेम, ऑल्दो बेसबॉल इज़ नॉट न्यू बट पाकिस्तान के लिए इट्स स्टिल है। अच्छा, बातें बहुत सी करनी है लेकिन थोड़ा सा क्रिकेट और, क्योंकि आज अपने हरीफ को अगर बंदा समझ लेना तो फिर मुकाबला करना आसान होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के जो चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताई मार्का होने जा रहा है, कीवीज़ के हवाले से नसीम शाह और बाबर आजम के तासुरात हम आपको दिखाना चाहते हैं। वी नीड टू विन दिस वन एक्चुअली, और मतलब हमारे पास कोई चांस नहीं रहा। सोच लिया, जरा स्टडी कर लिया है कि कौन कौन है जिसको जरा टैकल करना है, टैक्टिक्स वगैरह अपनी जो बातें कर रहे हैं ये गुड, पूरी टीम को ही टारगेट करना पड़ेगा। नसीम आप सही कह रहे हैं, मतलब उनके एक दो नहीं सारे अच्छे हैं। ये ऐसी बातें कर लेते हैं ना तो हमारे अंदर थोड़ी सी हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इंशाल्लाह कुछ बेहतरी आएगी। यू नो वेयर टू वॉच बॉयज नो वेल मैचेस आप देख सकते हैं जियो सुपर पर, तो ये तो हम आपको काफी दिनों से बता ही रहे हैं। सो इफ यू कैन नॉट मेक इट टू द स्टेडियम, आप जियो सुपर लगाएं, 10 स्पोर्ट्स लगाएं, कुछ भी लगाएं, मैचेस आपको लाइव एक्शन सारा देखने को मिलेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब खेलों में ज़्यादा खुशी होगी जब आप जियो सुपर पे देखेंगे। हाँ, मतलब बहुत ही अच्छी बात है। खेलों में जी किसी को दिलचस्पी होती है और पता नहीं कौन लोग हैं, लेकिन किसी को नहीं भी होती, और इसी तरह सियासत है, मईशत है, हर कोई इनसे अपना कनेक्शन महसूस नहीं करता। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिससे हम सबका बराह रास्त ताल्लुक है और वो है बैंकिंग, क्योंकि हर किसी का इस निज़ाम से वास्ता तो ऑब्वियसली पड़ता ही है। हाँ जी बिल्कुल, इसलिए बड़ा अहम है कि इस निज़ाम को भी बेहतर करने के लिए निज़ाम वाले खुद सोचें। कंज्यूमर के लिए क्या नई चीज़ें हैं जो मुतारिफ़ कराई जा सकती हैं। एक होता है हर बैंक अपना कुछ ना कुछ नया ला रहा होता है, कुछ ना कुछ सोच रहा होता है। अब तो डिजिटल बैंकिंग, मतलब ब्रांचलेस बैंकिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा, लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्री को भी सोचने की ज़रूरत होती है कि क्या आने वाले वक्तों में वो करेंगे जिससे वो कोप अप कर सकेंगे बदलती हुई दुनिया से। मतलब AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कितनी चीज़ें तब्दील होती जा रही हैं। तो बड़े सवालात हैं, बड़ी क्वेरीज होती हैं और इनका एक हल निकाला गया है। और पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन यही देखते हुए पहले पाकिस्तान बैंकिंग समिट का इनेकाद कर रहा है। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वन, और ये होगा 24 फरवरी से कराची में शुरू होगा। 2 रोज़ा इवेंट है ये। इसमें क्या क्या होगा एक्चुअली ये जान लेते हैं। पैनल्स होंगे बड़े, पूछते हैं। CEO एंड सेक्रेटरी जनरल PBA मुनीर कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका मुनीर साहब। मुनीर साहब, दिस इज़ फर्स्ट ऑफ इट काइंड, कैसे ख्याल आया, मतलब काफ़ी अरसे से आप लोग सोच रहे थे कि होनी चाहिए ऐसी सबमिट फाइनली जो हो रही है? जी, जैसा कि आपने कहा कि हर एक का ताल्लुक बैंकिंग से जुड़ा हुआ है, वन वे और द अदर। दैट्स राइट। सो और बैंकिंग के बारे में लोगों के बाद जहन में बहुत से ख्यालात हैं, खदशात हैं, सवालात हैं, अभी भी हैं और रहेंगे भी। लेकिन तो ये आप सोच सकते हैं कि जो 2 दिन की जो बैंकिंग समिट हमने तैयार किया है, ये नतीजा है बैंकिंग समिट गॉट टुगेदर। ये हमारी अपनी इंट्रोस्पेक्शन के हम कहाँ हैं, हमारे से तवक्कुआत क्या हैं, हमें कहाँ जाना चाहिए, दुनिया के ट्रेंड्स क्या हैं। सो व्हाट शुड वी बी डूइंग द बैंकिंग सेक्टर, जिससे हम एक वाइटल पार्ट ऑफ इकॉनमी बने। वाइटल पार्ट तो हम हैं, लेकिन एक ऐसा पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बने जिसमें हम लीड कर सकें और बाकी इंडस्ट्रीज़ को भी दिखा सकें कि हमें करना क्या है। तो ये हमारी अपनी इंट्रोस्पेक्शन का नतीजा है कि और हमारी वीकनेसेस क्या हैं, जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा। सो इंडस्ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम गॉट टुगेदर लिटिल लेस देन अ ईयर बैक,
और ये फिर हमने डिसाइड किया कि हम 2 दिन का समिट करते हैं जिसमें हम वो चीज़ें सामने लाना चाहते हैं जो प्रायोरिटी एरियाज़ हैं, और 3 प्रायोरिटी एरियाज़ हमने डिफाइन किए उसमें। एक SME का, स्मॉल एंड मीडियम। दुनिया जहान में आप देख लें, जब तक आपका SME सेक्टर ठीक नहीं चल रहा, वो कंट्री तरक्की नहीं कर सकती। और SME को ठीक चलने के लिए उनको बैंकिंग सेक्टर की ज़रूरियात हैं। हमारे यहाँ वो बैंकिंग सेक्टर की ज़रूरियात उतनी मुहैया नहीं हो रही हैं SME को जितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले खास तौर पे इफ आई एम राइट एंड यू कैन करेक्ट मी, दूर दराज इलाकों में जो कि इतने कनेक्टेड नहीं है, उनके स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं दे नीड सपोर्ट। बिल्कुल, दैट्स राइट। तो एक तो हमने इसको डिफाइन किया, और फिर हमने एक कमेटी बनाई जो कि स्टीयरिंग कमेटी जो उसको लीड कर रही है एफर्ट को कि हमें क्या करना है इसमें। दूसरा जो प्रायोरिटी एरिया जो हमने डिफाइन किया वो एग्रीकल्चर का है। पाकिस्तान के एग्रीकल्चर जो है एक वाइटल पार्ट हमारी इकोनॉमी की है। जब तक एग्रीकल्चर दौड़ेगी नहीं, पाकिस्तान फुल पोटेंशियल अपनाना नहीं कर सकता। अनफॉर्चुनेटली एग्रीकल्चर को भी जितना क्रेडिट मिलना चाहिए, जितना बैंकिंग सर्विसेज होनी चाहिए, वो अभी नहीं है। तो हमारी इंट्रोस्पेक्शन में हमने यही सोचा कि हमारी ये एक है और इसको कैसे कवर कर सकते हैं, उसकी भी एक स्टीयरिंग कमेटी बनी। तो सर अब ये जो होगा 2 दिन का इवेंट होगा, उसमें मतलब कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी तो दुनिया में होती हैं, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होगी क्या? एंड में नतीजा क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर लिया आपने। दुनिया से इन्हीं प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या आपके पास स्पीकर्स आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं? देखिए हमारे टोटल स्पीकर्स जो हैं वो 32 हैं, जिसमें से 12 स्पीकर्स जो हैं वो बाहर से इंटरनेशनल वेरियस फील्ड्स के लिए। और एक तीसरा जो मैं आपको बता रहा था जो प्रायोरिटी एरिया जो कि बहुत ही ज़रूरी है, और दुनिया जहान वो AI की आपने जिक्र की, वो डिजिटल साइड है। डिजिटल साइड बैंकिंग की वैसे भी हमें ज़रूरत है, बिकॉज पाकिस्तान हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कैश इन सर्कुलेशन, को 9.3 ट्रिलियन है। तो ये 3 एरियाज़ हमने डिज़ाइन। 12 हमारे स्पीकर्स बाहर से आ रहे हैं, 20 हमारे माशाल्लाह इंटरनल जो एक्सपर्ट्स हैं, और ये 6 डिफरेंट सेक्शंस हैं। एक तो ग्लोबल इम्पैक्ट हमने देखना है कि दुनिया में क्या हो रहा है, बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तानी इज़ जनरली वी बिकम अ वेरी इनवर्ड लुकिंग पीपल, सो वी नीड टू ओकेजनली सी आउटसाइड कि दुनिया कमियाँ कहाँ जा रही है बैंकिंग सेक्टर की, फाइनेंशियल सेक्टर। दूसरा अपनी इकोनॉमी का सेक्शन है जिसमें हम देखेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ जा रही है, उसमें क्या ज़रूरत है। एंड एवरीबडी नोज वी आर नॉट इन अ वेरी गुड शेप, होपफुली विल गेट आउट ऑफ दिस मेस। फिर हमारी वो 3 प्रायोरिटी एरियाज है जिसको हम करेंगे, लेकिन उसके साथ हमने देखा कि 2 ऐसे एरियाज हैं जो डायरेक्टली आप बैंकिंग से तो नहीं रिलेट करते, लेकिन ESG का मामला है, उसमें क्लाइमेट चेंज वगैरह की बात, उसका एक स्पेशल सेगमेंट रखा है। बाहर से स्पीकर्स आ रहे हैं, वो मारिया स्मिथ हैं, BII की इम्पैक्ट ऑफिसर वो हैं। और फाइनली जो सेगमेंट है हमारा वो टैलेंट डेवलपमेंट का है और इंक्लूसिविटी का है। देखिए हमारे यहाँ ख्वातीन की जो रिप्रेजेंटेशन है वर्किंग सेक्टर्स में वो कम है, लेकिन हमारा अभी भी सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी बच्चियां जहां काम कर रही हैं वो बैंकिंग सेक्टर है। हमारे टोटल को 1,60,000 वर्कर्स हैं पढ़े लिखे। पढ़े लिखे मैं इसलिए कह रहा हूँ, मिनिमम रिक्वायरमेंट इज़ BA, और उसमें हम आगे जाना चाहते हैं। अभी 23-24% को 30,000 के करीब हमारी बहनें और बेटियां काम कर रही हैं बैंकिंग सर्विसेज में टिल डेट मुश्किलात का सामना। जी। सो अभी हासिल करने में आपके पास बच्चियां एम्प्लॉयड तो हैं, लेकिन अगर एम्प्लॉइज होना इज वन थिंग, लेकिन एक औरत के लिए बैंकिंग सर्विस हासिल करना, क्रेडिट कार्ड लेना, हाँ उसके लिए मैं अब इसका मैं जवाब आपको बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन एक डेवलपमेंट पाकिस्तान में हुई जिसकी ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सरप्राइजिंगली बैंक्स भी ज़्यादा बात नहीं करते, वो है माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग। माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग इन टर्म्स ऑफ रीच टू द एरियाज जहां कभी बैंकिंग नहीं थी। 8.7 मिलियन कस्टमर्स हैं, बोरोइंग कस्टमर्स माइक्रो फाइनेंस के, ठीक। द गुड न्यूज ऑफ दिस इज आउट ऑफ 8.7 मिलियन, अबाउट 3.3 or 3.4 million are women borrowers. Now that is an excellent start. About 30% of that are women borrowers. छोटे छोटे वो लोन्स ले रही हैं। तो एक स्टार्ट हुआ है माइक्रो फाइनेंस से। हाँ, जैसे जैसे आप बड़े बैंक में जाएंगे तो उसमें फीमेल बोरोअर्स कम हैं, लेकिन इसका शिद्दत से हमें एहसास है। तो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स की जो एक इब्तदा है जहाँ ख्वातीन को डायरेक्ट किया गया है कि हमें उनको लोन देना है, तो एक तैयार हो रही है एंटरप्रेन्योर, विमेन एंटरप्रेन्योर, बड़ी रिस्पॉन्सिबल होती हैं विमेन एंटरप्रेन्योर, बड़ी मतलब घर से बुटीक चलाती हैं, पार्लर चलाती हैं, कुछ भी चला रही हैं, बहुत काम कर रही हैं, कपड़े बेच रही हैं। दे आर नॉट एंड दे वांट क्रेडिट कार्ड, हमारा वो जो इंट्रोस्पेक्शन की जो बात मैं कर रहा हूँ ना, वो हम ये पूछ रहे हैं अपने आप से, सवाल पूछ रहे हैं कि उनको मालूम भी है कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए इसमें कोई फाइनल सोल्यूशन 2 दिन बाद नहीं होगा, लेकिन ऐसे एरिया जरूर हाईलाइट हो जाएंगे जहां हम ये देख सकेंगे कि अब नेक्स्ट
नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, SME में हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, डिजिटल साइड पे क्या करना है, और फिर वो इंडिविजुअल हम सारा डेटा एक्यूमुलेट कर रहे हैं, हमारी प्राइस वाटर हाउस हमें हेल्प कर रहा है उसमें, और उसके बाद हम देखेंगे अब अगले 2-3 साल हमें क्या करना चाहिए। सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव। सर, क्या आप इस चीज़ पे भी कंसंट्रेट कर रहे हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज डिजिटल नाउ, डेटा थेफ्ट का बहुत एक खौफ भी होता है और हो भी रहा है, तो उसमें भी सेंसिटाइज करना पाकिस्तानी कंज्यूमर को कि आप किस तरह अपने आप को सेफगार्ड कर सकते हैं और बैंक्स किस तरह मदद कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर को तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है साइबर सिक्योरिटी की, बिकॉज आप लोगों का फाइनेंशियल डेटा, मेरा फाइनेंशियल डेटा, और अब तो और भी ज़्यादा है कि हम अपने मोबाइल पे बैठ के ट्रांजैक्शंस करते हैं और कर रहे हैं हम लोग। So the good news here is that State Bank of Pakistan is acutely aware that the banking sector should be appropriately provide safeguards in cyber security, और उस पर हर रोज़ तकरीबन बातचीत होती है बैंकिंग सेक्टर की, लेकिन दुनिया उसको काउंटर करने के लिए भी तैयार रहती है। सो वी आर अवेयर ऑफ दैट, द बैंकिंग सेक्टर इज़ अवेयर ऑफ दैट, द स्टेट बैंक हमारा जो रेगुलेटर है दे आर अवेयर ऑफ इट, एंड वी कंटिन्यूसली ट्राई टू डू कि ये कम से कम इंटरफेरेंस हो। दुनिया में होती है, हमारे यहाँ भी होती है, लेकिन एक अवेयरनेस है, इसमें कोई शक नहीं, और लोगों को जो कस्टमर्स हैं दे शुड फील प्रोटेक्टेड, द बैंक्स and the regulators are acutely aware of it and continuously investment कर रहे हैं by the way, because to bring a cyber security which is kind of foolproof you need a big investments. That's and right. The banks are making investment. अच्छा, एक और हमारा हमेशा कॉन्सेप्ट रहेगा और हमेशा लोग इस बारे में कंफ्यूज होते रहेंगे, इस्लामिक बैंकिंग, कन्वेंशनल बैंकिंग। जी, सो उस पे भी कोई डिस्कशन? देखें, इस्लामिक बैंकिंग जो है ये दुनिया का ग्लोबल ट्रेंड है, ठीक, ये कोई पाकिस्तान कोई अपनी जगह नहीं है। पाकिस्तान में मैंने आई गिव फुल क्रेडिट टू डॉक्टर इरशद इन दैट, जब वो स्टेट बैंक के गवर्नर थे उन्होंने 2 बना दिया था विंडोज़, एक इस्लामिक बैंकिंग विंडो बना दी थी, और उसके जो उसूल थे जो कि शरिया कंप्लायंट प्रोडक्ट्स के लिए वो वाज़ेह कर, और सबसे कह दिया भाई आप बता दीजिए कि आप इस्लामिक हैं या कन्वेंशनल हैं, बिकॉज फिर उसकी इंस्पेक्शन वगैरह भी डिफरेंट होगी। आज की पोजीशन ये है कि 23 से 24% जो हमारी बैंकिंग सेक्टर की वो है वो ऑलरेडी इस्लामिक बैंकिंग में कन्वर्ट हो चुकी है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, अपने ऑप्शन पे, और जिस तरीके से बढ़ रहा है मुझे लग रहा है अगले 10 दिन में ये अच्छी तेज़ी से रफ्तार से हमारी इस्लामिक बैंकिंग होगी। अब सबसे बड़ा इसमें जो मुल्क है जिस पे आप कह सकते हैं नंबर 1 कंट्री एट द मोमेंट जिसमें इस्लामिक बैंकिंग एसेट्स एंड द बैंकिंग सेक्टर आर लार्जर देन एनीवन इज मलेशिया। 60% जो है मलेशिया का इस्लामिक बैंकिंग हमारा 23-24% है। इसीलिए हमने मलेशिया से जो इस्लामिक बैंकिंग का भी सेशन है हमारे इसमें, वहाँ से एक्सपर्ट्स आ रहे हैं और वहाँ से मलेशिया से डिस्कशन करेंगे। सर जबरदस्त ये इनिशिएटिव है, गुड लक फॉर दिस, थैंक यू वेरी मच, हर साल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। मुनीर कमाल साहब, CEO एंड सेक्रेटरी जनरल PPA पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन। वाक़या है बलूचिस्तान में बारखान की तहसील रखनी में मुसल्लह अफराद ने 7 मुसाफिरों को बस से उतार कर कत्ल कर दिया। वाक़या रखनी को डेरा गाजी खान से मिलाने वाली शाहराह पर हुआ है। बस क्वेटा से फैसलाबाद जा रही थी। मुतासरा मुसाफिर जीशान ने बताया कि 10-12 क्लाशनकोफों से लैस लोग आए और बस को रोका। भाई अदनान को शनाख्ती कार्ड देखकर बस से उतारा, गोलियां मार दी। उन्होंने बताया कि क्वेटा से मुल्तान जा रहे थे वो, मुसाफिर ख़वातीन भी थीं। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सलमान अशरफ हमारे साथ हैं और हम चाहते हैं कि वो ज़रा हमें डिटेल बताएं कि ये क्या हो रहा है। सलमान बताइएगा, ज़ख्मी भी क्या लोग हुए हैं इसमें, कैसे इस वाक़े की तफसील कुछ शेयर की गई है, मज़ीद बताया गया? जी अब्दुल्ला, सूरत हाल ये है कि बारखान का इलाका तारा है बलूचिस्तान और पंजाब के दौरान, वहाँ पे मुसल्लह अफराद ने इलाके को जो है वहाँ पे नाका लगा के जो मुसाफिर बस थी कोयटा से फैसलाबाद जा रही थी, इसमें तकरीबन 10 से 12 मुसल्लह अफराद इस कोच में सवार हुए, मुसल्लह थे। उन्होंने लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक किए और जिन लोगों का पंजाब से ताल्लुक था उनमें से 7 मुसाफिरों को शनाख्ती कार्ड पे उनके मुस्तकिल पते चेक करने के बाद में उतारने के बाद उन्हें करीबी पहाड़ियों की जानिब लगे और कुछ देर बाद जो एनी शायदीन हैं, जो लेवीज हुकाम है, उनका कहना है कि वहाँ से फायरिंग की आवाज़ आई। फायरिंग की आवाज़ सुनने के बाद बस तो मौके से हट गई, लेकिन लेवीज जब मौके पर गई तो उन पहाड़ियों के पास जिन 7 मुसाफिरों को उतारा था, जिनमें एक रिटायर्ड DSP भी शामिल है, उनकी डेड बॉडीज वहाँ पे पड़ी हुई थी। उसके बाद इलाके को कॉर्डन किया गया, मजीद फोर्स तलब की गई और जो सर्च ऑपरेशन था उसे स्टार्ट किया गया। इन लोगों को जिनको नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था, उन्हें वहाँ से फौरी तौर पर मकामी अस्पताल मुंतकिल किया। मुंतकिल करने के बाद
उनको जरूरी कार्रवाई के बाद जो है उनकी मैयतों को पंजाब जो उनके हवाई इलाके सलमान, ये शाहराह के हवाले से, क्योंकि हर कोई इस इलाके से वाकिफ नहीं है, ये प्रॉपर कोई हाईवे है, मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं थी या इनकी अपनी कोई पुलिस होती है, उस हवाले से बताएं कि ऐसे कैसे पूरी बस को रोक के, मतलब इतनी बड़ी कार्रवाई होगी, उनको लेके गए वहाँ, उनको मारा। और ज़ाहिर है पहला वाक़या नहीं है, लेकिन क्या इस शाहराह पे ऐसा होता आया है माजी में भी? जी माजी में तो इतने बड़े वाक़यात नहीं हुए, लेकिन 23 अगस्त जो गुज़श्ता साल था उसमें अगस्त में जो है यहाँ पे वाक़या हुआ जिसमें 23 अफराद को इसी तरह शनाख्ती कार्ड चेक करके बिल्कुल हमें वो ये वाक़या याद भी है, हमने उस वक्त बात भी की थी, तो यानी ये बिल्कुल वही जगह है। जी बिल्कुल वही जगह है, और एग्जैक्ट वो पॉइंट नहीं है, लेकिन इशारा वही है, एरिया वही है, रेडियस अगर देखा जाए तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर के दरमियान वही रेडियस है जहां पर ये पहले वाक़या हुआ था। वो एरिया उस टाइम पे मूसा खेल डिस्ट्रिक्ट का था, ये बारखान डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन दोनों जो है बिल्कुल करीब है एरिया। थैंक यू सलमान फॉर दिस डिटेल। बात तो सारी ये है कि अगर पिछले 23 अगस्त को भी ये हुआ था और अब तक दोबारा अभी हुआ है, तो सिक्योरिटी इसको तो बहुत ज़्यादा सिक्योर कर देना चाहिए था। मतलब पिछले साल की हम बात कर रहे थे तो 23 लोग मार दिए थे, तो उसके बाद तो वन वुड हैव एक्सपेक्टेड कि आज चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ हो रहा है, बाज़ाब्ता पहला मैच है कराची में नेशनल स्टेडियम में, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। गुड लक टीम पाकिस्तान, कंग्रेचुलेशंस। एंड आई एम टोटली एक्सपेक्टिंग कि कल जब हम मिलेंगे ना इधर, इंशाल्लाह हम जीत के खुश हो रहे होंगे। सेलिब्रेशन करेंगे इंशाल्लाह। टुमारो इंशाल्लाह।